So today we are going to revise agriculture income. We are going to revise agriculture income, advance tax, and TDS. Guys, we are going to revise 3 chapters today: agriculture income, advance tax और TDS. तो please confirm करिए जरा एक बार whether you people can see me and hear me. और अभी तक past 6 sessions में we have revised 5 heads of income, set of clubbing, deductions, residential status and the basic concepts. और amendments भी करी हैं. और एक बात की शिकायत है मुझे आप लोगों से, वो शिकायत ये है कि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स आप लोग नहीं डाल रहे हैं चैट बॉक्स पे, पहली बात. और दूसरा, थोड़ा इंटरेक्ट करें मेरे साथ, थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन होता है तो मज़ा आता है. तो 2 शिकायतें मेरी दूर करिएगा. एक, अपनी प्रॉब्लम्स डालिएगा चैट बॉक्स पे, और दूसरा, थोड़ा इंटरेक्ट करिए. थोड़ा सा इंटरैक्टिव करेंगे तो विल फील लाइक वी आर सिटिंग इन अ क्लासरूम. सो गाइज, टुडे इज अ सेशन नंबर 7. और उन बच्चों की जानकारी के लिए जो हु आर joining in for the first time today, guys, we are organizing the revision sessions, amendment session, the problem session for the subject of income tax for our 21 exams, and specifically for CS executive and CMA inter. And guys, abhi tak last 6 sessions mein we have completed major part of the syllabus. Today we are going to discuss 3 topics: agriculture, advance or TDS. I suppose 2 more sessions next week will require and your entire income tax will be over. The background material for today's class you can find in the description box. The background material, guys, you will find in the description box. That is part 5. Session number हमारा आज 7 है, लेकिन ये notes जो हैं वो part 5 है. तो बाद में मैं क्या करूँगा, once all the sessions are over, I will combine all the notes and combine all the videos together so that at one place you can get everything. So you need not search for 20 alag lectures. What will I do is, after the last session is over, I'll combine all the videos and all the notes together so that it becomes easy for you. So guys, salary कब होगा, कब? Pranjal, dear Pranjal, we have completed 6 sessions और आपको ये हमारे चैनल पे मिल जाएंगे. You will find out the old videos. They are all numbered on the YouTube channel. Please find out the YouTube channel, उस पे आपको ये मिल जाएंगे. ठीक है? So don't worry. You will get all the lectures are there. They are all recorded. So और daily कब हो रहा है? We are having a daily from Monday to Friday 3 to 5. Monday to Friday 3 to 5. Yes. So next week I suppose maximum 3, minimum 2 और maximum 3. So अगर हम 7 + 2 कर ले 9 लेक्चर्स, या 7 + 3 कर ले 10, तो 10 लेक्चर्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम. अब कोई जल्दी नहीं है. वी हैव कंप्लीटेड. हाथी वो ना पहाड़ पे चढ़ चुके हैं. नाउ द जर्नी इज ओनली डाउन हिल. सो यू कैन एक्सेस द प्रीवियस वीडियोस ऑन द यूट्यूब चैनल. यस, चलिए गाइस, प्रोसीड करते हैं. और आप लोगों से मेरी वो 2 शिकायतें आप लोगों को दूर करनी है आज. मैं ये आशा रखता हूं कि आप वो 2 शिकायतें मेरी दूर करेंगे. देखो जी, मैं भी तो बदले में कुछ आपसे चाहता हूं ना, एंड दैट इज इंटरएक्टिविटी. प्लीज, सो प्लीज बी. आज ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा. 3 चैप्टर्स रिवाइज करेंगे: एग्रीकल्चर, एडवांस और टीडीएस, और इनके अमेंडमेंट्स भी और आपकी प्रॉब्लम्स भी. अभी कोई चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं प्रांजल, देखो थोड़ा सा फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रांजल कि आप पुराने वीडियोस या जो भी लेक्चर जैसे भी आप कर रहे हैं, पहले एक बार फुल कोर्स कर लें. सो दिस इज लाइक एन आइसिंग ऑन द केक. यू विल रियली अप्रिशिएट मोर, रियली अप्रिशिएट मोर. या थैंक यू स्वाति, प्लीज अप्रिशिएट. देखो फर्क पड़ता है. देखो एक खिलाड़ी ना, उसको जब वो खेलने जाता है तो आसपास का जो ऑडियंस होता है, या कपिल शर्मा है उसका साथ में ऑडियंस होता है, तो एक अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं. व्हेन आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, बस बदले में आप लोगों से यही मांगता हूं कि थोड़ा सा आप इंटरैक्टिव बनाएं सेशन को, सो दैट 1-2 वे चलेगा ना तो मेरा मजा आता है. अदरवाइज ऐसा मुझे ऐसा कभी कभार महसूस होता है कि मैं बोले जा रहा हूँ नॉन स्टॉप. तो थोड़ा सा आप इस बात को रखिए संभाल के.
चलिए, so wishing you a very good afternoon and please download the notes from the link below. So I'm going to start with the first topic, that is chapter. We have completed 10 chapters till now. So today we are going to do 3 chapters. Yes, my dear lovely friends, agriculture income. दोस्तों 3 सेक्टर्स किसी भी इकोनॉमी में होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर गाइस एग्रीकल्चर होता है, एज यू नो. सेकेंडरी सेक्टर, you know, that is manufacturing and trading and whatever it is, manufacturing and trading. And my dear friend, tertiary sector is the service sector. Tertiary sector is the service sector. इनकम टैक्स हमारे प्राइमरी सेक्टर पे लागू नहीं होता. इनकम टैक्स हमारे प्राइमरी सेक्टर पे लागू नहीं होता, प्राइमरीली not because government wants to give any benefit to the kisan or government wants to give benefit to the farmer. The primary reason is entry number 82. Entry number 82 of the union list does not empower the central government to levy tax on agriculture. The central government hands are tied. That's the reason they cannot levy tax on agriculture income in India. They can levy tax on A to Z any income except agriculture income. Because the power to levy agriculture tax or agriculture income tax, my dear friends, is given to the state government by entry number 46 of the state list. The power is given to the state governments to levy tax on agriculture. That's the reason under section 10 clause 1 of the Income Tax Act, agriculture income is exempt from income tax. That's the reason central government's hands were tied. They had to exempt it. जब आप पेरेंट्स ने मना कर दिया ये नहीं काम करना, तो वो काम तो नहीं कर सकते. एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है. लेकिन ये पता लगाना बड़ा आवश्यक है व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि ऐसा ना हो कोई इनकम नॉन एग्रीकल्चर हो और एग्रीकल्चर मान के आप एग्जेम्प्ट कर दें. तो नीड टू नो व्हाट इज एग्रीकल्चर. दोस्तों एग्रीकल्चर का जो मीनिंग है, पहले मैं आपको लैटिन वर्ड, जो आपका लैटिन वर्ड है उसमें होता है एग्रा प्लस कल्चरा. अगर हम दो एग्रा प्लस कल्चरा, एग्रा का मतलब होता है गाइस लैंड और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन. तो मोटा मोटा जनरल मीनिंग एग्रीकल्चर का है कल्टीवेशन ऑफ द लैंड. तो जमीन की कल्टीवेशन समझिएगा. जीएसटी में जो एग्रीकल्चर का मीनिंग है, जीएसटी स्टार्ट करवाने वाला हूं दोस्तों, तैयार हो जाइएगा. अगले हफ्ते से मैं बोल रहा हूं 2 या 3 सेशन रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीक से जीएसटी की रिवीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं. यस, सो गेट रेडी फॉर जीएसटी नेक्स्ट वीक along with the amendments, along with the revision. और यही नहीं, कारवा यही नहीं रुकने वाला. आपकी खुशी के लिए आगे प्रैक्टिस सेशंस क्वेश्चंस के, आई एम स्टार्टिंग विद न्यू क्वेश्चंस. यस, विद न्यू एमसीक्यूज एंड न्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर अवर फ्रेंड्स of CS executive and CMA intern. So once all the theoretical aspects are covered, both of income tax and GST, practice sessions, they will also be telecasted live all over India basis पर. Yes, my dear friends. Yes. सर चैट्स नहीं देखते क्या? अरे बेटा देखो, मैं देखता हूं लेकिन मैं एक बार फ्लो में होता हूं, बीच बीच में मैं चैट्स देखूंगा. आपको भी देखने की मेरी तमन्ना है, अगर आपको कोई कैमरा यहाँ पर होता तो चिंता मत करिए. प्रांजल सैलरी है बेटा, ये सैलरी हमारा लेक्चर नंबर 2 है बेटा. इसका लेक्चर नंबर 2 है. पहले में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हमारा रेजिडेंशियल हुआ था फर्स्ट लेक्चर में. सैलरी लेक्चर नंबर 2 है. हाँ जी. अच्छा, उसके बाद चलो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आई विल रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. अगर मैं, समझिएगा मेरी बात, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप चैट बॉक्स पे डालिए. मैंने बोला आई विल रिस्पॉन्ड इट वंस द, कुछ बीच बीच में क्वेरीज देख लूंगा, कुछ क्वेरीज बाद में आई विल रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. यस, द वंस द वीडियो गेट्स अपलोडेड, उसके बाद मैं नीचे आंसर कर दूंगी एक एक की क्वेरीज. डोंट वरी. तो आप लोग मेरी आज बिल्कुल मेरी बात को दिल से मान रहे हैं और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं कि आप मेरी सारी बातें मान रहे हैं आज. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए तो लेट्स प्रोसीड. तो लैटिन वर्ड एग्रा प्लस कल्चरा से मीनिंग है और इसका इनकम टैक्स में भी लीगल मीनिंग 21A में है और इसमें लिखा है रेंट डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इंडिया यूज फॉर एग्रीकल्चर. भाई किराए पे जमीन दी है, किराए पे जमीन दी है,
किराएदार उस पे खेती करता है, जो तुम्हें किराया मिलता है वो भी एग्रीकल्चर। यस, जमींदार की इनकम एग्रीकल्चर। दूसरी, इनकम डिराइव फ्रॉम द लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली जिस जमीन पे खेती करते हो और खेती की इनकम तो एग्रीकल्चर है ही इसमें। अच्छा, तो इस 2 का मीनिंग यानी कि ये इसमें एक्चुअल एग्रीकल्चर भी आएगा और डीम्ड एग्रीकल्चर भी आएगा। कुछ इनकम्स को एग्रीकल्चर मान लिया गया, एग्रीकल्चर है नहीं, तो पहली इनकम क्या मानी गई? किराए पे जमीन दी है आपने, और वो जमीन कहां पर होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। किराए पे जमीन दी है इंडिया के अंदर, और किराया जो मिल रहा है ओनर को वो तो रेंट ऑफ लैंड है। रेंट का क्या एग्रीकल्चर मीनिंग? मान लिया, जैसे प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, उसी तरीके से सरकार ने मान लिया यहां पर कि एग्रीकल्चर है। दूसरा, इनकम डिराइव फ्रॉम द लैंड बाय एग्रीकल्चर, तो उस पर जो खेती कर रहा है उसको एग्रीकल्चर है। एंड प्रोसेस इंप्लॉयड बाय द कल्टिवेटर टू रेंडर प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, कभी कभार कुछ मार्केटेबल ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं। आपका फसल तैयार है, काट के उसको पैकेज करके ब्रांडिंग करके मार्केट में बेच के आते हैं, उसको भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में डाला गया है। और उसके बाद प्रोड्यूस को बेचा है, वो भी एग्रीकल्चर। अच्छा, रिसीव्ड एज रेंट इन काइंड, यहां पर जो रेंट मिला है ना बच्चों जमींदार को, वो अगर आलू प्याज टमाटर के रूप में रेंट मिल जाए वो भी एग्रीकल्चर। तो 2 बातों से समझिएगा। पहली एग्रीकल्चर कौन सी? अगर आपने किसी को किराए पे जमीन दी है, किराया जो मिला कैश में मिले काइंड में मिले, एग्रीकल्चर। दूसरा, खेती जो करता है वो एग्रीकल्चर। तीसरा, ये फार्म हाउस है। हाँ जी, ये हमारा फार्म हाउस है। ये फार्म हाउस कहां बना है? एग्रीकल्चर लैंड पे बना है, और उस एग्रीकल्चर लैंड पे एग्रीकल्चर हो रही है। यस, इनफैक्ट लैंड होनी चाहिए, उस पर एग्रीकल्चर हो रही है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जमीन है, खेती बाड़ी हो रही है, उसका ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है, और आपने कल्टीवेटर को बिल्डिंग भी किराए पे दे दी, उस बिल्डिंग का रेंट भी एग्रीकल्चर। यस डियर, देखो कितना वास्ट मीनिंग एग्रीकल्चर का दिया है। तो खेती की इनकम एग्रीकल्चर, जमीन के किराए की इनकम एग्रीकल्चर, उस खेती की जमीन पर जो खेती हो रही है उसकी बिल्डिंग का किराया भी एग्रीकल्चर। और चौथा, यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नर्सरी के अंदर पौधे उगाते हैं, नर्सरी ओनर, अभी मैं भी अपने घर के लिए कुछ होम प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर के लिए कुछ प्लांट्स लेके आया था, तो वो जो प्लांट्स मैं नर्सरी से लेके आया, नर्सरी वाले की इनकम भी एग्रीकल्चर। दोबारा से रिपीट करो, एग्रीकल्चर का जनरल मीनिंग एग्रा प्लस कल्चरा, उसके बाद लीगल मीनिंग 2 में 4। पहला, खेती की इनकम, जो आप खेती करते हो उसके प्रोडक्ट को एज इट इज मार्केट में बेच दो। एज इट इज मतलब खड़ी फसल आप बेचाओ। हाँ जी, आपने कहा कि भैया तुम ही काट लेना, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, एग्रीकल्चर। लेकिन अगर मंडी तक आप लेके जाते हो फसल को, उसके लिए मार्केटेबल ऑपरेशंस करते हो, वो भी एग्रीकल्चर है। यस, उसके अंदर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ना 20,000 रुपए, वो भी एग्रीकल्चर। दूसरी बात, अगर आप किराए पे जमीन देते हो और उस जमीन पे खेती होती है, तो किराएदार जो किराया देता है ओनर को, ओनर के हाथ में वो भी एग्रीकल्चर। तीसरी बात, मैं ओनर हूं, मैंने एक बिल्डिंग भी बना रखी है, तो मेरा टेनेंट कहता है गुप्ता जी आप ये बिल्डिंग भी मुझे किराए पे दे दो। मैंने कहा क्या करेगा? क्या जी मैं फसल तो उगा ही रहा हूं जमीन पर, मैं रहने के लिए भी आसान हो जाएगा, नहीं तो दूर से आना पड़ता है। मैं फसल काटने के बाद सामान, इंप्लीमेंट्स, यूरिया, फर्टिलाइजर भी स्टोर कर लूंगा। मैंने कहा बिल्डिंग को किराए पे दूंगा मैं तुझे 1 लाख रुपए पे साल के, वो 1 लाख भी मेरे हाथ में एग्रीकल्चर, एचपी में मत लेके जाना। और चौथी बात, अगर आप नर्सरी ओनर हो, प्लांट्स को उगाते हो, सीडलिंग सैपलिंग्स को, वो भी एग्रीकल्चर। यस दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि यहां पर 4 इनकम एग्रीकल्चर। लेकिन एक बात याद रखना, एग्रीकल्चर इनकम विल नॉट इंक्लूड इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया। कैपिटल इनकम एग्रीकल्चर में नहीं आती, एग्रीकल्चर में उगाने की इनकम आती है। तो अगर सेल ऑफ लैंड की इनकम है तो कैपिटल गेन में जाइएगा, सेल ऑफ लैंड की इनकम है कैपिटल इनकम में जाइए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, फटाफट आप मुझे आंसर दीजिएगा। डिटरमिन वेदर following incomes are agriculture incomes or not। बस ये मुझे बताइएगा। सबसे पहली इनकम, ग्रोइंग मशरूम, अगर आप मशरूम उगाते हैं, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं? ग्रोइंग मशरूम, दोस्तों नहीं,
मशरूम की इनकम को एग्रीकल्चर नहीं माना गया है। सर इसमें तो कल्टीवेशन होती है। दोस्तों मशरूम इज अ फंजाई, मशरूम इज अ फंजाई विच डज नॉट रिक्वायर कल्टीवेशन, इट रिक्वायर्स moist climate. So growing mushroom is not treated as agriculture, it does not require cultivation of the land. सर समझ आई बात। ग्रोइंग पल्सेस, हाँ राइस, cereals, yes my dear friends, growing pulses, rice, cereals, fruits, vegetables, yes my dear friends, yes, rubber, tea, कॉफी, क्या ये एग्रीकल्चर है? यस ये एग्रीकल्चर, इस बात को याद रखिएगा। तीसरी बात, सेल ऑफ, माय डियर फ्रेंड्स, सेल ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, इट विल बी चार्जेबल अंडर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में देखना पड़ेगा रूरल एरिया की है, अर्बन एरिया की है। क्लियर है बात? चौथी बात सुनिएगा मेरी बात, आपको डिविडेंड मिलता है फ्रॉम टाटा टी लिमिटेड। टाटा टी लिमिटेड, टाटा टी वालों का काम यही है, उनका एग्रीकल्चर का काम है, टाटा टी लिमिटेड का चाय बनाकर बेचते हैं, आपके हाथ में डिविडेंड है दोस्तों, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। सुनिएगा मेरी बात, आपको रेंट मिलता है, रेंट ऑफ लैंड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। आपको जमीन का किराया मिलता है और जमीन पे खेती होती है। अब ये रेंट मेरे बच्चों, ये रेंट आपको कैश में मिले, ये रेंट काइंड में मिले, आपको डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, आपको रेंट ऑफ बिल्डिंग मिलते हैं, बिल्डिंग का रेंट मिलता है और ये सिचुएटेड है ऑन लैंड इन इंडिया। यस, सिचुएटेड लैंड इन इंडिया प्लस लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। लैंड एंड बिल्डिंग बोथ एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ ये भी एग्रीकल्चर है, वेरी गुड। लिखिए जरा दोस्तों, सेवेंथ, आप इनकम फ्रॉम सीडलिंग, सेल ऑफ सीडलिंग एंड सैपलिंग इन नर्सरी। दोस्तों ये भी एग्रीकल्चर है। अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, चलिए कॉपी करिए फटाफट। सो बिल्डिंग सिचुएटेड ऑन लैंड इन इंडिया एंड लैंड यूज्ड and the building also used for agriculture, or income from sale of seedling and sapling in nursery। चलिए वापस आ जाइए नोट्स पे, ठीक है जी। अब सुनिए मेरी बात, अगर आपकी इनकम पार्शली एग्रीकल्चर है, पार्शली बिजनेस है, चाय उगाते हो और चाय बनाते हो, सर घर वाली चाय नहीं बेटा, वो जो पत्ती है, चाय के बागान है, चाय को प्रोसेस करते हो एंड यू मैन्युफैक्चर टी। यू हैव रबर प्लांटेशंस, यू एक्सट्रैक्ट द लैटेक्स, you extract the rubber and make rubber mattresses. Similarly, you have coffee plantations, then you grow the coffee, make the coffee beans and make powder coffee which we purchase from the market. Here the entire income is not agriculture, कुछ कुछ होता है, partially agriculture है, partially business है। As per rule 8 गवर्नमेंट सेज जो भी कंपोजिट इनकम आएगी, यस माय डियर फ्रेंड्स, जो भी कंपोजिट इनकम आएगी उसको 60-40 के रेशियो में स्प्लिट करना है। यस जो भी कंपोजिट इनकम क्या होती है अभी बताऊंगा, 60-40 में स्प्लिट करना है। दिस 60% विल बी एग्जेम्प्ट एंड 40% विल बी टैक्सेबल। गाइस अगर रबर का केस है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा प्योरली ग्रोइंग है एग्जेम्प्ट, प्योरली मैन्युफैक्चरिंग है टैक्सेबल, इट इज बोथ, तो इट इज पार्टली टैक्सेबल पार्टली 65-35 का रेशियो है। कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, क्योरिंग इज अ केमिकल प्रोसेस, जहां पर केमिकल लगाते हैं, क्योरिंग करते हैं, रेशियो इज 75-25, 75 एग्रीकल्चर, 25 नॉन एग्रीकल्चर। whereas coffee grown, cured, roasted and grounded, it is guys 60-40, yes 60% agriculture and 40% नॉन एग्रीकल्चर। ये कंपोजिट इनकम कैसे आती है मैं आपको बता रहा हूं, आइए जरा देखिएगा ये कंपोजिट इनकम कैसे आती है।
एग्जाम में क्या होगा, आपको सेल ऑफ टी दिया हुआ होगा, पीएनएल अकाउंट बनाकर सेल ऑफ टी, दैट इज एज्यूम 50 lakhs। यहां पर दिया हुआ कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, चाय को उगाने के खर्चे कितने आए, मान लीजिए 15 लाख रुपए। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस, सारे आपके उत्पादन के खर्चे गाइस वो आए लगभग लगभग मान लीजिए 25 lakhs, 25 lakhs। याद रखिए, अब आपका नेट प्रॉफिट कितना आया, दिस इज नोन एज कंपोजिट इनकम, दिस इज नोन एज कंपोजिट इनकम, दैट इज 10 lakhs। आप क्या करेंगे, कंपोजिट इनकम निकालेंगे, ये सारे खर्चे पीजीबीपी के हिसाब से निकाले जाएंगे, जो भी अलाउड खर्चे हैं। अब इस 10 lakhs को आपको स्प्लिट करना है रेशो के अंदर। तो कंपोजिट इनकम में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का सेल प्राइस, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल जो आपने ग्रो किया है उसकी कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, और उसके प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑल द बिजनेस एक्सपेंसेस जो आपने किए, जो अलाउड है वो माइनस करिए। ये कंपोजिट इनकम जो आ गई, इसको रेशो में 60-40, 65-35, 75-25, व्हाटएवर इट इज। सिंपल फॉर्मूला, बिल्कुल सरल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन टैक्सेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू बेसिक्स। यस, यू हैव टू स्टिक टू बेसिक्स। कॉपी कर लीजिए। चलिए वापस मैं चार्ट पे आ रहा हूं बच्चों, वापस आई एम कमिंग टू द चार्ट। देखो हमने क्या लिखा, कंप्यूट इनकम इन केस ऑफ टी, रबर, कॉफी, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम गोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन अंडर द हेड पीजीबीपी, देन अप्लाई द परसेंटेज। तो कंपोजिट इनकम को निकालने के लिए पहले आप सेल, कल्टीवेशन, एक्सपेंसेस, कंपोजिट इनकम 60-40, 65-35, 75-25। लेकिन दोस्तों इसके अलावा रूल 7 कहता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट अदर देन टी, रबर, कॉफी। ना टी उगा रहे हो, टी बना रहे हो, ना रबर उगा रहे हो, ना रबर बना रहे हो, ना कॉफी उगा रहे हो, ना कॉफी बना रहे हो, तो कर क्या रहे हो भाई, शुगर केन से, गन्ने से चीनी बना रहे हो, शुगर केन टू शुगर। या आप मे बी पोटैटो से चिप्स बना रहे हो, पोटैटो से चिप्स बना रहे हो। यहां पर यू नो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर स्प्लिटिंग, हियर इज अ फॉर्मूला फॉर स्प्लिट, देयर इज नो रेशो। एंड द फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेस कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसका मतलब जो गन्ने उगाए, जिनको फैक्ट्री ले जाया गया है चीनी बनाने के लिए, अगर उसको मार्केट में बेच आते तो वो गन्ने कितने के बिकते। आइए जरा हमारे क्वेश्चन में आ जाइए। हमने अभी एग्जांपल लिया था टी का, अब इस टी की जगह इसको शुगर मान लीजिए, शुगर मान लीजिए। अब इस कल्टीवेशन एक्सपेंस को शुगर केन के मान लीजिए, शुगर केन के मान लीजिए। अब सुनिए मेरी बात, यहां पर जहां पर भी अगर ये अदर प्रोडक्ट की बात आएगी, क्वेश्चन में एक फिगर ढूंढना, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन में एक फिगर ढूंढना, एंड दैट फिगर विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जो गन्ने आपने उगाए हैं, जो फैक्ट्री ले जाए, अगर मार्केट में बेचाते तो कितना मिलता। सर जी ये हमारे जो गन्ने हैं इसकी मार्केट वैल्यू है सर 17 लाख रुपए, इसकी मार्केट वैल्यू है 17 लाख। इस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की टी में कोई काम नहीं है, रबर में कोई काम नहीं है, कॉफी में कोई काम नहीं है, इसका उपयोगिता खाली अदर प्रोडक्ट में है, ये दिया हुआ होगा। मार्केट वैल्यू का मतलब ये गन्ने अगर प्रोडक्शन में नहीं लगाते, मार्केट में बेच आते तो कितने मिलते। आ गई बात। तो गवर्नमेंट कहती है इस केस के अंदर आप कंपोजिट इनकम को स्प्लिट ऐसे करेंगे, कोई रेशो नहीं है, रेशो होता तो मेरा काम बड़ा सरल हो जाता। इस केस में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो है मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन, वो आपको क्वेश्चन में मैंने दे ही दी। सर कितना बोला आपने, 17 लाख, माइनस कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, माइनस कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। और दोस्तों कल्टीवेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 15 लाख, 15 लाख ही हैं, चेक करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, और ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ गई, कितनी आ गई बच्चों, 2 लाख। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए, कंपोजिट इनकम
कंपोजिट इनकम माइनस यस एग्रीकल्चर इनकम। कंपोजिट इनकम सर कितनी निकाली थी? आया था पीएनएल में 10 लाख। इस 10 लाख में से अगर हम 2 लाख हटा दें 8, ये यहां पर हो। देखिए सर, ये 2 लाख रुपए गाइस विल बी एग्जेम्प्ट और दिस 8 lakhs विल बी टैक्स। जरा देख लीजिएगा, मार्केट वैल्यू चाहिए होगी बस यहां पर। कल्टीवेशन एक्सपेंसेस ढूंढ लेना, कंपोजिट इनकम में से एग्रीकल्चर इनकम माइनस कर देना, 2 lakhs और 8 lakhs, दिस विल बी टैक्सेबल, दिस विल बी एक्सेप्ट। आ जाइए नेक्स्ट। दोस्तों एक हिंदी में कहावत है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ कॉन्स्टिट्यूशन ने बांध दिए, कहा आप गलती से भी खेती की इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि हम आपको पावर नहीं दे रहे। वही वाली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगा सकते ना, नॉन पे तो लगा सकते हैं, नॉन एग्रीकल्चर पे ऑब्वियसली लगा सकते हैं हम, सैलरी पे, इंटरेस्ट पे, बिजनेस प्रोफेशन पे, कैपिटल गेन्स पे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटी, एक ऐसा अमेजिंग फॉर्मूला डेवलप कर दिया जहां पर हम टैक्स भी लगा देंगे एग्रीकल्चर पे। वी आर ब्रेकिंग द लॉ, यस माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेकिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। ब्रेकिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। लॉ तोड़ा, लॉ को बिना तोड़े, यही काम है दोस्तों। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा भी दिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, बात की बात लात की लात। इसको कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूला को एक नाम और देते हैं, इनडायरेक्ट मैनर ऑफ टैक्सिंग एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। किसके लिए लागू होती है दोस्तों ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, 5। ये कंपनी के लिए इंटीग्रेशन लागू नहीं होती बेटा, फर्म के लिए इंटीग्रेशन लागू नहीं होती। ये इंटीग्रेशन या इनडायरेक्ट मैनर, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, वो भी कब? एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर हो और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर। और उसके लिए हमें टैक्स के स्टेप्स बदल जाएंगे, जो टैक्स के स्टेप्स नॉर्मली आप सीखते हैं वो नहीं लगेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीगेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो टैक्सेबल है, जो आपकी टोटल इनकम है, यस, और एग्रीकल्चर जो एग्जेम्प्ट है, टैक्स कर दो। एज्यूम करो अगर टैक्स हो जाती एट स्लैब रेट, स्लैब रेट का टैक्स लगा दो। स्पेशल वाले को बाद में भी ऐड कर सकते हैं, स्पेशल रेट वाली जो टैक्सेस है ना वो बाद में ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा, एग्जेम्पशन लिमिट के साथ एग्रीकल्चर इनकम जोड़ें और टैक्स निकालें। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करें। अगर कोई स्पेशल रेट की इनकम्स है उसका टैक्स यहां ऐड करें। एक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर 87A की रिबेट लें, सरचार्ज ऐड करें, 4% धनिया मिर्ची लगाएं, टैक्स लायबिलिटी। चलो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारे रामलाल साहब हैं, वो बहुत ही प्यारे से किसान हैं, उनकी उम्र 35 इयर्स है और रेजिडेंट है, ठीक है दोस्तों। उनकी पीजीबीपी इनकम बिजनेस प्रोफेशन की, यस माय डियर फ्रेंड्स, 5 लाख है। उनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख का, और खेती है जी, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली बेटा 3 लाख रुपए। आप एक बार फटाफट टोटल इनकम बताइए कितनी होगी। सर जी टोटल इनकम अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर तो सर एग्जेम्प्ट हो गई, अभी आपने पढ़ाया 10(1) के अंदर, तो टोटल इनकम सर जी 7 लाख रुपए होगी। टोटल इनकम 7 लाख, और सर ये 3 लाख तो आप एग्जेम्प्ट ही कर दोगे ना? सर बिल्कुल सही पहचाना, 10(1). अब टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। मेरा क्वेश्चन है क्या पार्शियल इंटीग्रेशन होगा? मैं बता रहा हूं पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इंडिविजुअल है और प्लस इसकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से। अब स्टेप 1 देखिए, मेरे साथ करिए, जरा यहां तक कॉपी करिए फटाफट। 5 और 2, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया 3 लाख, टोटल इनकम 7 लाख। ये 3 लाख रुपए बेटा एग्जेम्प्ट हो गई। अब गवर्नमेंट ने इन्हीं स्टेप्स के सामने, यस मैं ये सारे फिगर दोबारा से लिखूं, आइए सर, इन्हीं स्टेप्स के आगे
I will be writing the entire figures again so that you will know how to do the taxation. बस खत्म. एग्रीकल्चर इनकम इतना छोटा सा टॉपिक, सरल टॉपिक, सस्ता टिकाऊ टॉपिक. आइए जरा देखिए जरा गाइस, एग्रीगेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर स्लैब रेट. आप क्या कर सकते हो, स्लैब वाले इनकम्स ढूंढ लो. स्लैब वाली इनकम्स आपकी 5 लाख है ना, और एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख है. अगर हमें टैक्स लगाना पड़े तो 8 लाख पे टैक्स कितना बनेगा? तो हमारी पीजीबीपी इनकम नॉन एग्रीकल्चर वाली 5 लाख है और हमारी एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख है. देखो भैया हमने सही किया, 8 लाख पे टैक्स निकालो. और ये 15 बीएसी में कवर्ड नहीं है, ये भी मान के चल रहा हूं. 115 बीएसी में कवर्ड नहीं है. अगर होता तो दूसरे स्लैब्स लगा देते. तो बेटा 8 लाख पे टैक्स कितना आएगा जरा देखना. 5 + 3 8 लाख पे स्लैब रेट का टैक्स. 5 लाख तक 12,500 रुपए और 3 लाख पे 20% 60,000. तो 60,000 + 12,500 72,500 रुपए आया. 72,500 आया. अच्छा, अब एग्जेम्पशन लिमिट कितनी बेटा? 2.5 लाख रुपए और एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख रुपए. इस पे स्लैब रेट का टैक्स लगा दो. तो बेटा 5.5 लाख रुपए हो गए. तो 5.5 पे 12,500 रुपए ये और 10,000 रुपए और 22,500 का टैक्स ये आ गया. स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ये स्टेप 1 माइनस स्टेप 2. बेटा स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करें तो ये आ गया 72,500 माइनस 22,500 50,000 आपके सामने. मैं फुल क्लासेस में तो हम इसका लॉजिक बताते हैं, लेकिन थोड़ा रिवीजन क्लासेस हैं तो आई एम मोर फोकसिंग ऑन द कैलकुलेशन, रिवीजन एंड दिस. अब स्पेशल रेट की इनकम्स कोई है क्या? स्पेशल रेट की इनकम्स दी हुई हैं दोस्तों. कितनी दी हुई हैं? 2 लाख. 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20% 40,000. और ये आपका 90,000 रुपए अमाउंट आ गया टैक्स का. 87 रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि 5 लाख तक आपकी टोटल इनकम है नहीं. टोटल इनकम आपकी 7 लाख. अच्छा, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा. इंडिविजुअल 50 लाख से ऊपर लगता है. 4% धनिया मिर्ची. 918 to 36 3600 रुपए हमने जोड़ दिए. 93,600 टैक्स आ गया. हो गया जी एग्रीकल्चर इनकम खत्म. अब आप अपनी क्वेरीज डालिए, मैं आंसर करूंगा. मैं अब आंसर करूंगा. आई विल आंसर. प्लीज आंसर. आई आस्क, प्लीज आस्क योर क्वेरीज, आई विल आंसर. कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कोई एरर हो तो डाल दीजिएगा बॉक्स में सो दैट इट कैन बी करेक्टेड. तो 72 माइनस 22 50 और 50 पे 2 लाख का 20% 40 90 और 9,1836 3,600 93,600. चलिए नमस्ते श्याम, नमस्ते एंड नमस्ते सीए, नमस्ते जी, नमस्ते. चलिए दूसरा चैप्टर जो मैं आप शुरू करवा रहा हूं वो है हमारा ये एक फॉर्मेट है जो मैंने डाल दिया है. जिन बच्चों का पेपर सब्जेक्टिव होता है ना, स्पेसिफिकली सीएमए इंटर वाले बच्चे, सीएमए इंटर वाले बच्चे, उनको फॉर्मेट बड़ी कंफ्यूजन होती है. सर फॉर्मेट कैसे होता है? देखिए फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का इस टाइप से बनाना है. सबसे पहला काम तो आप हमेशा रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर ही आपको पता चलेगा इंडियन इनकम टैक्सेबल होनी है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल होनी है, कौन सी इनकम टैक्सेबल. और उसके बाद आपको इनकम देखनी है. टोटल इनकम निकालने के लिए ऊपर आप हेडिंग हमेशा देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ रामलाल श्यामलाल. असेसमेंट ईयर बताएंगे, प्रीवियस ईयर बताएंगे. फिर आप एक ऐसे टी शेप कॉलम बना लेंगे. ऐसे ये आप एक तरीके से टी शेप कॉलम बना लेंगे. आप चाहो तो 2 कॉलम बनाइए, ये वाले 2 कॉलम मैंने बनाए हैं. आप चाहो तो इनका एक कॉलम भी मर्ज करके बना सकते. यस, अब क्या करना है ये देखिए. इनकम अंडर ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन 16(1) है, 16(2), 16(3). आप इसको ना वर्किंग नोट में भी दिखा सकते. अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा बनेगा तो इसको वर्किंग नोट 1. हाउस प्रॉपर्टी इनकम एनएवी 24 है, 24 भी अनरिलाइज रेंट एरियर्स, ये वर्किंग नोट 2. अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगी. पीजीबीपी में एडजस्टमेंट्स करते हैं नेट प्रॉफिट में, ये वर्किंग नोट 3. कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस, ये वर्किंग नोट 4. देखिए अदर सोर्स में डिडक्शंस ग्रॉस इनकम, वर्किंग नोट 5. उसके बाद आपकी सुनिए जीटीआई मत निकालना. फिर आप क्लबिंग करना 60 to 64.
क्लब अभी जीटीआई नहीं आएगी, क्लबिंग चेक करना। अगर आप सिस्टमैटिकली एग्जाम में क्वेश्चंस करोगे, मैं नहीं करता था अपने सीए के टाइम पर, जब मैं सीए करता था तो कुछ ना कुछ गलतियां कर देता था, दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करता था। अगर वो गलतियों से बचना चाहते हो तो आप स्टेप 1 रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले ढूंढिए क्वेश्चन, फिर आप हेड्स बनाइए, हेड्स की इनकम निकालिए, तीसरा काम क्लबिंग ढूंढिए, क्लबिंग तो नहीं होनी किसी और की, फिर आप सेट ऑफ करिए, और ये क्लबिंग और सेट ऑफ हेड्स के अंदर ही होगा, यहां ही क्लबिंग होगा, यहीं सेट ऑफ होगा, यहीं क्लबिंग होगा, यहीं सेट ऑफ होगा। ये नहीं कि आपको पांचों हेड का टोटल के बाद क्लबिंग सेट ऑफ करना, ना ना ना। अब ये क्लबिंग सेट ऑफ करने के बाद जीटीआई निकालिए, सम टोटल ऑफ 5 हेड्स, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ, वो हमने कर दिया। अब 80C टू 80U की डिडक्शन जो चैप्टर 6A की डिडक्शन है। अब आपकी टोटल इनकम, और टोटल इनकम को मल्टीपल ऑफ 10 पे राउंड ऑफ करना है। अगर आपकी टोटल इनकम 5,55,555 रुपए 55 पैसे आ जाए, गवर्नमेंट बोलेगी भाई ये वॉशिंग पाउडर निरमा है क्या, क्या कर रहे हो, ये 555 राउंड ऑफ कर दिया जाएगा मल्टीपल ऑफ 10, पैसा को इग्नोर कर देंगे, ये बन जाएगा 555,560। अगर 54 होता, 5,55,554, तो गवर्नमेंट कहती 5,55,550, मल्टीपल ऑफ 10 पे राउंड ऑफ करना है, मल्टीपल ऑफ 10, पैसा इज टू बी इग्नोर्ड। तो 5, 6, 7, 8, 9 नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, 4,321 प्रायर मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, और ये मैं आपको बता ही चुका हूं 80C टू 80U की डिडक्शंस फिक्स रेट से नहीं मिलती, फिक्स रेट को मैं बोलता हूं स्पेशल रेट की इनकम्स, स्पेशल रेट की इनकम से नहीं मिलती, 111A 112 एक्सेट्रा। ये देखो टेबल आपको बहुत इमेंसली हेल्प करेगा जब आपका क्वेश्चन पांचों हेड्स के ऊपर आ जाए। अच्छा, उसके बाद जब टैक्स लायबिलिटी का टेबल बनाओगे इस टाइप से टी शेप दोबारा बनेगा, टैक्स लायबिलिटी का भी गाइस इस टाइप से एक टेबल बनेगा। हाँ जी, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑफ रामलाल श्यामलाल एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर भी मेंशन कर दो। इसके ऊपर हेडिंग दे सकते हो पर्टिकुलर्स, और यहां पर अमाउंट और रुपीस, टैक्स ऑन टोटल इनकम, यहां पर आपके स्पेशल रेट्स प्लस स्लैब रेट्स, प्लस अगर पार्शियल इंटीग्रेशन अभी सिखाया वो होनी है वो भी कर देना, यस, और शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। चार बातें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, स्लैब रेट्स, स्पेशल रेट्स, टैक्स निकालते वक्त याद रखना कौन सी इनकम स्लैब वाली है, स्लैब, स्पेशल, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट, और प्लस पार्शियल इंटीग्रेशन करनी है क्या, पार्शियल इंटीग्रेशन करनी है तो स्टेप्स बदल जाएंगे। फिर रिबेट लेनी है, और रिबेट यस दोस्तों इंडिविजुअल के लिए, रेजिडेंट के लिए 5 लाख तक की टोटल इनकम है जब ही मिलेगी रिबेट। उसके बाद सरचार्ज, सरचार्ज ये 50 लाख से ऊपर वालों के लिए होता है, इंडिविजुअल और इन सब में, वो सब चार्ट्स ये चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा आपको, मैं करवा चुका हूं। फिर धनिया मिर्ची में बोलता हूं 4% एजुकेशन सेस को धनिया मिर्ची में बोलता हूं, ये ऐड करिएगा। उसके बाद रिलीफ 89(1) का माइनस करिएगा, ये होता है एरियर्स या एडवांस सैलरी अगर आपको मिलती है तो उसके अंदर हम रिलीफ निकालते हैं 89(1) का। फिर टैक्स लायबिलिटी आती है, जितना टैक्स बनता है लेकिन इतना देने की जरूरत नहीं है, क्यों, केबीसी में गए थे टीडीएस कट गया था, या एडवांस टैक्स जो भी नेक्स्ट चैप्टर है वो ऑलरेडी दे चुके हो, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको देना है, एंड दिस टैक्स इज पेएबल। अगर ये पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव फिगर आ गया तो रिफंडेबल, और इसको भी राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 रुपी अंडर 288। यस, चलो ये चैप्टर भी फिनिश। तो ये फॉर्मेट उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कारगर रहेगा जो बच्चे सब्जेक्टिव पेपर देते हैं जैसे सीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्स। तो ये टेबल्स हमेशा याद रखिए, पहले रिबेट कहाँ है, सरचार्ज कहाँ है, हेल्थ और एजुकेशन सेस कहाँ है, रिलीफ कहाँ है, एडवांस टैक्स कहाँ है, टीडीएस कहाँ है। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है गाइस एडवांस टैक्स। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका एडवांस टैक्स, चैप्टर नंबर 13। देखिए जरा दोस्तों, हम एक बार सिलेबस पूरा कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन कितनी सरल और आसान हो जाती है। मेन तो चीज सिलेबस को करना है, रिवाइज करने की बात तो देखो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था, इट बिकम्स अ चाइल्ड्स प्ले। तो प्लीज अपने कोर्स को पूरा कंप्लीट करिए और इन लेक्चर्स को देखकर हैव द अल्टीमेट कॉन्फिडेंस टू अपीयर इन द एग्जाम्स। एडवांस टैक्स को दोस्तों हम कहते हैं पे एज यू अर्न स्कीम, पे एज यू अर्न स्कीम, जैसे जैसे कमाते रहो वैसे वैसे टैक्स देते रहो। दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर बताइए क्या, दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर है 2021, और हमारा असेसमेंट ईयर बताइएगा
सर जी क्या बात कर रहे हो, अब ये पूछ रहे हो हमसे? अरे बेटा ऐसे पूछ रहा हूँ 21 22 यहाँ की टोटल इनकम होती है, यहां पर टैक्स देते हो, है ना। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, डिले होता है। पैसा कमाने के बाद हो सकता है अगले साल टैक्स देने का मन ना करे, तो गवर्नमेंट कहती है जैसे जैसे कमाते रहो वैसे वैसे टैक्स दे दो, एडवांस में दे दो। फीस अभी दे दो, क्लासेस स्टार्ट होंगी बाद में, पता नहीं बाद में तुम आओ ना आओ। तो एडवांस टैक्स का मतलब होता है टैक्स पेड इन द प्रीवियस ईयर, टैक्स पेड इन प्रीवियस ईयर, उसको बोलते हैं जी एडवांस टैक्स। अच्छा आप बताएंगे जो असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं उसको क्या कहते हैं? जो टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करते हैं उस टैक्स को नाम क्या देते हैं, बताइए जरा। जो टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं उस टैक्स को क्या नाम देते हैं? तो सर जी जो टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करते हैं ना उसको एक नाम देते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, दैट इज नोन एज SAT, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो प्रीवियस ईयर में 1/4/20 से 31 मार्च 21 तक जो भी टैक्स दिया जाएगा उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। और जो भी टैक्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, जो भी टैक्स आपका 21-22 असेसमेंट ईयर में दिया जाएगा उसको हम बोलेंगे सेल्फ असेसमेंट इनकम टैक्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट, 207 सेक्शन क्या कहता है? टैक्स शैल बी पेएबल इन एडवांस ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर ऑन टोटल इनकम चार्जेबल इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एज पर 280 to 219। तो एडवांस टैक्स देने के लिए ये सेक्शंस कृपया फॉलो कर लो, बाकी 207 की कोई मेजरली बात नहीं है। 208 मेजर सेक्शन है, वो क्या कहता है? एडवांस टैक्स देना पड़ेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर। अगर तुम्हारा ATL, मैं ये शब्द बार बार इस्तेमाल करूंगा, एडवांस टैक्स लायबिलिटी मिनिमम 10,000 है। अगर तुम्हारी एडवांस टैक्स लायबिलिटी मिनिमम 10,000 है। अभी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मान लो मन में ATL 10,000 रुपए है तो एडवांस टैक्स देना है। अगर ATL 10 से नीचे है तो एडवांस टैक्स नहीं देना, SAT देना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। लिख लो, इफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी लेस देन 10,000 no need to pay advance tax, but tax will be paid in the assessment year which is known as self assessment tax, SAT। टैक्स तो देना पड़ेगा। अरे फीस कम होती है ना, जैसे मैं एक स्पेशल लेक्चर ले रहा हूँ 250 रुपए का, 500 रुपए का, उसमें क्या एडवांस लूं मैं यार? अब 500 रुपए में भी आप बोलो सर एडवांस 300 रुपए दे दो, तो मोटा पैसा हो तो एडवांस लेते हुए अच्छा भी बनते हैं। तो ऐसे अगर टैक्स का अमाउंट 10,000 बने तो एडवांस लेते हुए अच्छा भी बनता है। आपका टैक्स बनता है 2-2.5 हजार रुपए का है। सरकार कहते हैं भाई आराम से देना पक्का देना पक्का पड़ेगा, आराम से दे दियो। अच्छा अब ये ATL निकालने के लिए ये 5 स्टेप्स है बेटा। ATL निकालने के लिए 5 स्टेप्स, इनको आप 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी बना सकते हो। सबसे पहला काम क्या है, अपनी प्रीवियस ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा बेटा? 2021 में इनकम एस्टिमेट करो। यस, टोटल इनकम एस्टिमेट करो। टोटल इनकम कैसे सर? वही अभी जो चार्ट बनाया था, 5 हेड, सेट ऑफ, क्लबिंग, हाँ डिडक्शंस, रेजिडेंस, सब एस्टिमेट, अंदाजा 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 अंदाजे से जैसे भैया एग्जाम देने से पहले मार्क्स एस्टिमेट कर लेते हो, उसी प्रकार से गाइस यू एस्टिमेट योर टोटल इनकम ऑफ 2021 इन 2021। इट मे बी रॉन्ग, डोंट वरी, बट ट्राई टू डू दैट। अब उस एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे एस्टिमेटेड टैक्स निकालो। एस्टिमेटेड टैक्स, सर क्या टैक्स रेट्स भी एस्टिमेट? टैक्स रेट्स एस्टिमेट नहीं करने सर, मैंने ना 2.5% एस्टिमेट कर लिया, 3% एस्टिमेट ना बाबा, ये गलती मत करना। अच्छा 20-21 का जो टैक्स है ना, वो असेसमेंट ईयर 21-22 का टैक्स रेट, तो टैक्स रेट एक्चुअल है। अच्छा एस्टिमेटेड टोटल इनकम है बट एक्चुअल टैक्स रेट्स है, एक्चुअल टैक्स रेट्स। बजट आ जाता है ना उसी साल पता लग जाता है। हाँ तो असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट लगाने, प्रीवियस ईयर की एस्टिमेटेड टोटल इनकम, टैक्स रेट एस्टिमेट नहीं करने। और स्टेप्स कौन से? वही अभी बताए, स्लैब, स्पेशल, पार्शियल इंटीग्रेशन, शिफ्टिंग, सरचार्ज, रिबेट, सब कुछ वही है, बस फर्क ये है इनकम एस्टिमेट करी गई है बस। अगर इनकम के एक्चुअल फिगर्स होते तो एक्चुअल टैक्स आ जाता। अब क्योंकि इनकम एस्टिमेटेड है तो उसको हम एक्चुअल टैक्स नहीं कहते, एस्टिमेटेड टैक्स कहते हैं या ATL कहते हैं, एडवांस टैक्स। 4% धनिया मिर्ची जोड़िए,
4% धनिया मिर्ची जोड़िए, बिल्कुल जोड़े, सरचार्ज भी लगाइए, मैंने लिख दिया डिबेट एंड सरचार्ज 4%। डिडक्ट टीडीएस, ये क्या बला है? अरे ये एस्टिमेटेड टीडीएस है। अच्छा, जो अमाउंट ऑलरेडी कट, आज टीडीएस का चैप्टर भी करेंगे, जो टैक्स कट चुका है। सर एक कुछ एग्जांपल बना दो, लो जी। अब बैलेंस अमाउंट को बोलेंगे एटीएल, और ये अमाउंट अगर 10 से कम है तो नो एडवांस टैक्स, और ये अमाउंट मेरा बच्चों 10,000 रुपए है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन करवा रहा हूं 209 सेक्शन में एटीएल सिखाने के लिए। आइए बच्चों, आपको एटीएल सिखाने के लिए एडवांस टैक्स लायबिलिटी की। सबसे पहला हमारा प्रीवियस ईयर, बोलो 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 सर जी, हमारा प्रीवियस ईयर है प्रीवियस ईयर 2021। ठीक है, आपकी ना एस्टिमेटेड पीजीबीपी, पीजीबीपी बिजनेस प्रोफेशन, सारे खर्चे भी सब कुछ सर जी एस्टिमेटेड है 5 लाख। ठीक है, और सर और कुछ एस्टिमेटेड है? एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन एफडी, या एस्टिमेटेड इंटरेस्ट 1 लाख। ठीक है, एस्टिमेटेड सब कुछ अंदाजा है 80C टू 80U 50,000। ठीक है, चलो अब आप मुझे एस्टिमेटेड टोटल इनकम बता दो। सर एस्टिमेटेड टोटल इनकम कोई दिक्कत नहीं है, सारे एक्चुअल स्टेप्स लगेंगे और हमने एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालनी है। सर जी एस्टिमेटेड टोटल इनकम 5 + 1 6, 6 - 50 5.5 लाख। सर उम्र भी बता दो, टैक्स निकाल देंगे बंदे का। एक्स है जी 35 साल का है, रेजिडेंट है और 115 बीएसी में कवर्ड नहीं है, ये देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर रेट्स अलग होंगे। 5.5 का टैक्स सर कितना होता है? टैक्स के स्टेप्स एक्चुअल हैं, रेट्स असेसमेंट ईयर 21-22 के रेट्स लगेंगे, ये प्रीवियस है 2021 है। अच्छा तो एक्चुअल टैक्स रेट्स लगाएंगे, एक्चुअल टैक्स रेट्स ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22। हाँ जी भैया 12,500 रुपए गाइस एंड 10,000 22,500 इंटू 1.04, सो इट्स 23,000। एटीएल आ रहा है 23,400। सर कैसे आया टैक्स? यू माइट बी नोइंग दैट, लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है इस इंटरेस्ट इनकम पे, इस इंटरेस्ट इनकम पे, यस माय डियर 7,500 रुपए का ना टीडीएस कट गया है, ये कह रहे हैं जी ऑन दी, ये अजम्पशन है लायबल टू एडवांस टैक्स, लायबल टू पे एडवांस टैक्स। क्वेश्चन कहता है ऑन इंटरेस्ट इनकम टीडीएस एट द रेट 7.5%, मान लो है तो वो भी एस्टिमेट कर लो। तो टीडीएस कितना हो गया आपका 1 लाख की इनकम पे 7.5%, 7,500 रुपीज। तो अब आपका जो एटीएल आएगा गाइस वो आएगा 23,400 माइनस 7,500, वो तो कट ही गया है ना, वो दोबारा से देने की जरूरत नहीं है, तो माइनस 7,500 दैट इज 15,900। नाउ योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज दिस। बोलते 23,400 में 20,000 एस्टिमेटेड टीडीएस है, तो 3,400 रुपए रह जाते, 10 से नीचे आपको एडवांस देने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए प्रीवियस से 2021 की इनकम एस्टिमेट करनी है और उस एस्टिमेटेड इनकम से आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। चलिए आइए नेक्स्ट, क्या आप अपनी मर्जी से एडवांस टैक्स दे सकते हैं? यस, अपनी मर्जी से देना है, आप अपनी ऑन इज ओन पे करते हैं, 211 की ड्यू डेट्स तक पे करते हैं, कैलकुलेशन 209। अच्छा ड्यू डेट्स क्या है एडवांस टैक्स की? वो 211, कैलकुलेशन 209, और इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए ये एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स पता कर लें। गाइस एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स है 4, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स देना है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स देना है। जो भी आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी आई एटीएल उसकी परसेंटेज 15% सरकार तक पहुंच जाए 15 जून तक, तो 15 जून 2021
तक सरकार के पास, अगर आपने ATL निकाला है 1 लाख रुपए, मान लो 1 लाख, सब कुछ एजुकेशन सेस, अब आपका मिनिमम सरकार के पास 15,000 रुपए आ जाने चाहिए अप टू 15 जून, अप टू 15 सितंबर 2020 मिनिमम सरकार के पास 45,000 आ जाने चाहिए, यानी कि बीच में 30% दे रहे हो। 15 दिसंबर 2020 तक गाइस मिनिमम 75,000 सरकार तक पहुंच जाने चाहिए, और 15 मार्च 2021 तक आपका टोटल एक का 1 लाख रुपए सरकार तक पहुंच जाने चाहिए, याद रखिएगा। तो 15, 45, 75 1, आप इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो 15% पहली इंस्टॉलमेंट में देना है, 30% दूसरे इंस्टॉलमेंट में देना है जब भी 45 होगा, फिर 30% तीसरे इंस्टॉलमेंट देना है जब भी 75 होगा, फिर 25% चौथी इंस्टॉलमेंट में देना है। इस प्रकार से 100% होता है। एक ऐसा बंदा है जिसको एडवांस देने के लिए सरकार फोर्स नहीं करती, और वो है जी नॉन PGBP वाला केस। आइए, अगर आप इंडिविजुअल हैं, 60 साल के हैं, रेजिडेंट हैं और PGBP नहीं है, रिटायर्ड पर्सन है, पेंशन मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है, टैक्स तो देना है, एडवांस टैक्स नहीं देना, तो ये एक पर्सन है जिसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है एडवांस टैक्स से। अच्छा, ये 4 इंस्टॉलमेंट्स बेटा, ये 4 इंस्टॉलमेंट्स, खाली एक इंस्टॉलमेंट है 15 मार्च वाली, किसके लिए? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आते हैं 44 AD में और 44 ADA के अंदर। ये PGBP में AD था वो बिजनेसमैन जो 8% 6% टर्नओवर दिखाता है, 44 ADA प्रोफेशनल जो 50% अपनी रिसिप्ट्स की इनकम दिखाता है, उसको एडवांस टैक्स 15 मार्च तक देना है। तो उसके लिए 3 डेट्स नहीं है, स्टार्टिंग की 3 डेट्स नहीं है, ही कैन पे एंटायर एडवांस टैक्स अप टू 15 मार्च, यानी कि बहुत मजे हैं। तो उसको 15 मार्च तक सारा एडवांस टैक्स देना है, चाहे वो 5-5% करके दे, 20-20% करके दे, हमारी बला से। और जो भी टैक्स मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर में दिया जाएगा, उसको एडवांस टैक्स का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सुनिए मेरी बात, आपने एस्टिमेट करी अपनी इनकम और उसके हिसाब से एडवांस टैक्स दे दिया। सुनिएगा बात कान खोल के, जब आपको अब रिटर्न भरने का टाइम आएगा अगले साल, आपकी टोटल इनकम अगर एस्टिमेटेड टोटल इनकम से ज्यादा निकली, आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम है, सुनिए 5 लाख, लेकिन एक्चुअल टोटल इनकम निकली 10 लाख, टैक्स बढ़ेगा घटेगा? सोच के बताइएगा। आपने एस्टिमेट करी टोटल इनकम 5 लाख रुपए और एक्चुअल टोटल इनकम 10 लाख रुपए निकली, एक्चुअल टोटल इनकम 10 लाख रुपए निकली, बताइए आपका टैक्स बढ़ेगा घटेगा? प्लीज मुझे बताइएगा। आपका टैक्स अरे स्वाभाविक है, डबल बढ़ना है टैक्स, तो आपकी सारी इंस्टॉलमेंट गड़बड़ा जाएंगी। इसलिए सरकार ने कहा हम आपसे ब्याज लेंगे 234C का, डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मतलब अगर आपकी इंस्टॉलमेंट सही नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट प्रॉपर, इंस्टॉलमेंट्स नॉट प्रॉपर, सारी इंस्टॉलमेंट्स अगर प्रॉपर इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी एस्टिमेटेड इनकम 5 लाख थी, टैक्स कम था, उसके हिसाब से टैक्स दिया, एक्चुअल टोटल इनकम एस्टिमेटेड टोटल इनकम से ज्यादा है, समझिएगा बात। या एडवांस टैक्स हमने दिया ही नहीं, हो सकता है आपकी एक्चुअल इनकम भी 5 लाख हो एस्टिमेट, लेकिन टैक्स दिया ही नहीं, तो 1% पर मंथ का ब्याज लगेगा। यस, 1% पर मंथ का ब्याज लगेगा। स्टार्टिंग की 3 इंस्टॉलमेंट की खराबी पे 3 महीने का फ्लैट ब्याज लगेगा। स्टार्टिंग की 3 इंस्टॉलमेंट्स पे 1% फ्लैट ब्याज, 4th इंस्टॉलमेंट पे 1% का ब्याज लगेगा। और किस डिफरेंस पे लगेगा? जो एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी है ड्यू डेट पे, रिटर्न ऑफ इनकम के हिसाब से। रिटर्न ऑफ इनकम का जो टैक्स है उसका 15, 45, 75, 100 करेंगे और एक्चुअल एडवांस टैक्स जो आपने जमा करवाया वो माइनस करेंगे। तो 234C का ब्याज कब लगेगा? अगर आपने एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट की धज्जियां उड़ा दी हैं, या तो एडवांस टैक्स दिया ही नहीं है या इंस्टॉलमेंट्स खराब हो गई। ये कब होगा? या तो एस्टिमेशन और टोटल इनकम एक्चुअल में फर्क आया है या दिया ही नहीं। पहले 3 इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट जो सरकार के पास नहीं पहुंचा, रिटर्न के हिसाब से टैक्स निकालेंगे 15, 45, 75, 100, तो उस पर 1-1%, और चौथी इंस्टॉलमेंट का ब्याज का 1 महीने का ब्याज। तो शुरू की 3 इंस्टॉलमेंट में 3-3 महीने का ब्याज, चौथी पे 1 महीने का। लेकिन दोस्तों सरकार को आप पे दया आ गई, सरकार को आपके पर दया आ गई। उन्होंने कहा अगर शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट्स में, सुनिए मेरी बात, शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट्स में अगर 15% की जगह 12% भी टैक्स रिटर्न के हिसाब से अगर आपने दे दिया है, और दूसरी इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को 36% भी दे दिया है, हम ब्याज नहीं लगाएंगे। तो जो 15, 45, 75, 100 है, ब्याज निकालते वक्त, दोबारा मैं बोलूंगा, ब्याज निकालते वक्त 12, 36, 75, 100 है। 211 सेक्शन की इंस्टॉलमेंट्स बताओ,
तो वो आप बोलोगे 15, 45, 75, 100। लेकिन 234C का ब्याज निकालते वक्त इंस्टॉलमेंट्स बताओ, आप बोलोगे 12, 36, 75, 100। तो ब्याज निकालते वक्त 12, 36 है। एक बात को याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, शुरू की 3 इंस्टॉलमेंट्स खराब करी, 3-3 महीने का फ्लैट ब्याज, चौथी इंस्टॉलमेंट खराब करी, 1 महीने का ब्याज। लेकिन दोस्तों ये 44AD और ADA वाले प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले, इनका तो खाली भैया चौथी इंस्टॉलमेंट ही होता है। तो भैया वहां पर 15 मार्च तक जो एडवांस टैक्स नहीं आया, उस पर 1 महीने का ब्याज 1% ही लगेगा, क्योंकि उसके लिए दरवाजा ही एक खुला है। चलिए, 234B ये कहता है अगर आपने एडवांस टैक्स टोटल टैक्स का 90% नहीं दिया, जैसे आपका रिटर्न के हिसाब से टैक्स बनता है 10 लाख रुपए, और आपने 9 लाख एडवांस टैक्स नहीं दिया, 9 लाख से कम दिया, तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का ब्याज लगेगा। कब से लगेगा? 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। कब तक? डेट ऑफ पेमेंट। और वो ऑब्वियसली टैक्स कितने कितने अमाउंट पे लगेगा? जो रिटर्न का टैक्स था माइनस एडवांस टैक्स पे। तो अगर आपने 90% टोटल टैक्स का जो रिटर्न के हिसाब से एडवांस टैक्स दे दिया, तो ब्याज नहीं लगेगा 234B का। लेकिन अगर आपका 90% एडवांस टैक्स नहीं पहुंचा सरकार के पास, हाँ 31 मार्च तक, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर 1% का ब्याज लगेगा। हर महीने लगेगा, पार्ट ऑफ द मंथ भी फुल मंथ है, जब तक पे नहीं करो। और कई लोग इतने वो कहते हैं ढीले होते हैं कि वो रिटर्न तक टैक्स नहीं देते। गवर्नमेंट कहती है भाई पहले हाथ जोड़ के निवेदन 31 मार्च तक दे दो। 31 मार्च तक नहीं दे सकते, DDR ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक दे दो। अब भाई इतना बंदा ढीला है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के बाद दे रहा है, कोई नहीं। घर कहती है 234A का पीनल इंटरेस्ट, 234A का पीनल इंटरेस्ट लगेगा। ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? डेट आफ्टर DDR। अगर आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई है, 1 अगस्त से लगेगा, और अगर आपकी डेट 31 अक्टूबर है, 1 नवंबर से लगेगा। कब तक? डेट ऑफ पेमेंट तक। कितने अमाउंट पर? जो आपने एडवांस टैक्स दिया वो अमाउंट माइनस करके बचा हुआ टैक्स, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। और किस पे लगेगा? टैक्स पेड कब लगेगा? टैक्स पेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। तो मोटा मोटा अगर ए से बचना है तो मैं उसको एडवाइस करूंगा, भाई साहब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक अपनी भुगतान को खत्म कर। अगर बी से बचना है, मैं बोलूंगा भाई साहब 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तक पे कर। और सी से बचना है, मैं बोलूंगा भाई साहब हर इंस्टॉलमेंट से पहले दिमाग खोल के इंस्टॉलमेंट्स दे दो, सी भी नहीं लगेगा। जितना लेट करते रहोगे ये मीटर गवर्नमेंट का चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों कभी कभार अचानक ही लाइफ में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो एस्टिमेट नहीं कर पाते। ये कोविड की सिचुएशन जो भी आई, शायद ही किसी ने सोची होगी ऐसा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ अकस्मात अचानक इनकम आ जाती है, जैसे कैपिटल गेन आ जाता है, कैजुअल इनकम आ जाती है, डिविडेंड आ जाता है, या कोई नया बिजनेस शुरू करते हो जिसका अंदाजा ही नहीं था आपको, तो कुछ नॉन अंदाजे वाली नॉन एस्टिमेटेड इनकम आ जाती है, जिसके कारण आपकी इंस्टॉलमेंट्स खराब हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है इन इनकम्स का अगर टैक्स रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, जैसे बच्चों 15 सितंबर की इंस्टॉलमेंट चली गई, उसके बाद अक्टूबर में तुम्हारे कोई कैपिटल गेन आया, अक्टूबर में तुम्हारा कोई डिविडेंड इनकम आई या कोई ऐसी इनकम आई, तो गवर्नमेंट कहती है तेरे पास 2 इंस्टॉलमेंट रह गई ना, 15 दिसंबर और 15 मार्च की। तो भाई ऐसा कर 75% टैक्स तू दे दे 15 दिसंबर तक, उस इनकम का 25% तुम दे दो क्या कहते हैं 15 मार्च तक का। सर मेरे ना अचानक वाली इनकम जनवरी में आई, 3 इंस्टॉलमेंट तो जा चुकी। गवर्नमेंट कहती है भाई 100% टैक्स तू ऐसा कर, उसका 15 मार्च तक देते। अरे सर 16 मार्च को आई ये अचानक वाली इनकम, चारों इंस्टॉलमेंट जा चुकी। गवर्नमेंट कहती है 31 मार्च तक दे दे। आ तो गया, इफ इनकम राइजिंग आफ्टर 15th मार्च एंटायर टैक्स शुड बी पेड बाय द 30th मार्च। तो यानी कि जो अच्छा सर मेरी ना ये अचानक वाली इनकम ना अप्रैल 20 में आ गई। गवर्नमेंट कहते बावले अब तेरी अप्रैल 20 में आ गई तो तेरे पास सारी इंस्टॉलमेंट तेरे साथ में है, इसका टैक्स भी दे दे। तो ये अचानक वाली इनकम किसी इंस्टॉलमेंट के बाद आए तो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स दो, सारी इंस्टॉलमेंट्स के बाद आए 31 मार्च तक दो, और सारी इंस्टॉलमेंट से पहले आ जाए अचानक वाली इनकम, फिर क्या दिक्कत है बावले? गवर्नमेंट कह रही है चारों इंस्टॉलमेंट में दे दे। अच्छा, अब कुछ रिसीव करने की बात करें, इंटरेस्ट ऑन रिफंड। भाई साहब कम देते हो टैक्स तो सरकार ब्याज लगाती है, ज्यादा देते हो तो सरकार आपको ब्याज देती है। तो अगर आपका टैक्स पेड is more than tax due, tax paid is more than tax due, तो आधा परसेंट 0.5/100, यस 1% का आधा आपको ब्याज मिलेगा। कहां से? 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर टू द डेट ऑफ रिफंड, जब तक आपको रिफंड मिल नहीं जाता वहां तक, पार्ट ऑफ द मंथ ट्रीटेड एज फुल मंथ।
लेकिन दोस्तों अगर टोटल टैक्स है, सुनो सुनो, टोटल टैक्स है 10 लाख, रिफंड का अमाउंट मिनिमम 1 लाख होगा तो ब्याज मिलेगा। रिफंड का अमाउंट मिनिमम 1 लाख। अच्छा, रिफंड तो 10,000 का भी मिलेगा साहिब भाई, रिफंड तो 100 का भी मिलेगा, लेकिन रिफंड का अमाउंट मिनिमम 10% हो जब आपको ब्याज मिलता है। याद करो ना 234B, जब टैक्स 10% कम था, आपने 92%, 93% दिया, आपने ब्याज नहीं लगाया ना। इसी प्रकार से मिनिमम टैक्स रिफंड का, टोटल टैक्स एज पर ROI का 10% होना चाहिए। तो अगर आपका रिटर्न का टैक्स है 10 लाख रुपए, रिटर्न में टैक्स एजुकेशन से सरचार्ज लगाने का 10 लाख है, रिफंड का अमाउंट मिनिमम 1 लाख होगा तो ब्याज मिलेगा, नहीं तो ब्याज नहीं मिलेगा। और रिटर्न अगर लेट फाइल करी है, 31 जुलाई की जगह 30 सितंबर को करी है, क्यों फाइल लेट करी? रिफंड लेट मिले, तो क्या ब्याज भी चलता रहेगा? जितने दिन आपने लेट फाइलिंग रिटर्न करी है उतने महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपकी गलती है। ये बात कोई लॉजिकल बात है यार? तुम सोचोगे रिटर्न लेट फाइल करो, रिफंड भी लेट आएगा, और 1 अप्रैल से तो गवर्नमेंट का मीटर स्टार्ट हो ही गया है। गवर्नमेंट कहते हैं जितना डिले हुआ है रिफंड तुम्हारे कारण, उतना डिले का पीरियड हटा दिया जाएगा। और क्या ITO आपसे टैक्स मंगवा सकता है, एडवांस टैक्स, अगर आप खुद देना भूल जाओ? क्या वो बोलेगा प्रिय एडवांस टैक्स देने आओ? यस। 210 सेक्शन के अंदर ITO के पास, AO मतलब असेसिंग ऑफिस के पास ये पावर है कि वो आपसे एडवांस टैक्स मंगवा सकता है। लेकिन कभी ना कभी तुम्हारी बैंड बाजा बारात हुई हो, रेगुलर असेसमेंट हुई हो, रेगुलर असेसमेंट का मतलब तुम्हारे ऊपर स्क्रूटनी असेसमेंट हुई हो कभी ना कभी अंडर सेक्शन 143(3), या तुम्हारी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ये करेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में असेसमेंट्स। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तुम्हारी हुई हो 144 में, तो भाई अगर आप एडवांस तक देना भूल जाओ तो क्या सरकार आपको बोलेगी प्रिय गुप्ता जी आपने एडवांस टैक्स नहीं दिया, क्या एडवांस तक देने आओ? मुझे जब बुलाया जाएगा जब किसी ना किसी साल, किसी ना किसी प्रीवियस ईयर, या तो मेरी रिटर्न की स्क्रूटनी हो चुकी हो, कभी ना कभी हुई हो, या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुई है। लेकिन अगर कभी भी असेसी के रिकॉर्ड्स क्लीन है, कभी भी स्क्रूटनी नहीं हुई उसकी 143(3) में, या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं हुई 144 में, तो उसको चलो बुलावा आया है, एडवांस टैक्स बुलाया है, वो नहीं होगा। तो कभी ना कभी होना चाहिए। आइए अब आते हैं जी TDS और हमारा आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 14। बोलिए जी। देखो जी, मैंने आपको कहा था, प्रॉमिस तोड़ दिया जी आप लोगों ने, आप लोगों ने प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने कहा था इंटरैक्टिव रहिएगा, लेकिन आप इंटरैक्टिव नहीं रह रहे हैं। या तो शर्म आ रही है आपको, या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या आप तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन क्या होगा वैसे यार? या तो आप पूछना नहीं चाहते हैं? प्लीज एक बार हाय हेलो तो कर दो यार, मिल लो। चलो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर है 2021। हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर है 21-22, है ना। 1/4/2020 से शुरू हो गया था, 31 मार्च 2021 को खत्म हो गया, और ये स्टार्ट हो गया असेसमेंट ईयर। अब किसी भी प्रीवियस ईयर में भाई आप खुद तो कमाई नहीं कर सकते ना, चलो इसको हटा देते। किसी भी प्रीवियस ईयर में आप खुद तो कमाई नहीं कर सकते। अगर आप नौकरी करते हो तो एक होगा पेयर, एक होगा पे। वो पेयर होगा एम्प्लॉयर, आप होंगे पे। अच्छा, दूसरी बात, अगर FD का है तो पेयर होगा बैंक, पे ही होगा बैंक का अकाउंट होल्डर। अगर डिबेंचर्स है तो पेयर होगा कंपनी, आप होगा पे, डिबेंचर होल्डर। समझो मेरा, आप शेयर्स हैं, शेयर्स की इनकम आती है तो पेयर होगा कंपनी, पे होगा शेयर होल्डर। तो गवर्नमेंट कहती है भाई पेयर इनकम देता है पेई को, पेयर इनकम इनकम देता है पेई को, इनकम इनकम इनकम, और फिर इनकम टैक्स देते हो। तो क्यों ना पेयर को ही बोला जाए भाई तू गुप्ता जी को पेमेंट दे रहे हो ना, जैसे मैं ऑडिट करता हूं तो मुझे ऑडिट की फीस में से ऑडिट की फीस मिलती है, मैं पढ़ाता हूं तो इंस्टीट्यूट से मुझे पैसा मिलता है। तो गवर्नमेंट कहती है भाई पेयर अंकल आप इनकम में से कुछ सर्टेन परसेंटेज रोक लो और रिमेनिंग अमाउंट पे को देना। ऐसा क्यों? इससे गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है कि भाई मैं कितना कमा रहा हूं। देखो, क्योंकि क्या होता है, पैसा आप कमा के गवर्नमेंट को ना बताओ, पता कैसे चलेगा? इसलिए गवर्नमेंट ने कहा
What is TDS? TDS is the tax, आप लिखना चाहो लिख लो. TDS is the tax deducted by the payer. लिख लो, डिक्टेट करवा रहा हूं. TDS is income tax. Yes, my dear friends, lovely friends, TDS is income tax deducted by the payer out of pay's income. Out of pay's income. Yes, at a specified percentage. At a specified percentage and deposited to the government. And deposited to the government. And deposit to the government on behalf of, yes my dear friends, deposited to the government on behalf of the pay. Deposited to the government on behalf of the pay. Yes my dear friends, deposit to the government on behalf of the pay. अब हर TDS में इस चैप्टर में करना क्या है, इनकम कौन सी जिसपे TDS है, मैंने टेबल बना दी है दोस्तों आप लोगों की सुविधा के लिए. मैंने क्या किया, टेबल बना दी है. जरा देखिए हर सेक्शन में कौन सी इनकम पे TDS है. जैसे 192 में सैलरी है, 194 में डिविडेंड इनकम पे TDS है, 192 ए में RPF की पेमेंट है, 194 बी में लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल की है, 194 बी में घोड़े की रेस पर है, 194 सी में कॉन्ट्रैक्टर है. हर TDS के सेक्शन में कौन पेयर है, इनकम देने वाला. किसकी इनकम है, पेई. क्या एग्जेम्पशन लिमिट है, अच्छा छोटा मोटा सा अमाउंट दे रहे हो, क्या TDS काटोगे यार. तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है, उससे ऊपर जाएगा तो TDS कटेगा. अच्छा TDS किस वक्त काटना है, मेरी ऑडिट की फीस रिलायंस की मैं ऑडिट करता हूं 5 करोड़ रुपए ड्यू हो गई है, दी नहीं है उन्होंने मुझे, तो वो कब काटेंगे, जब वो 5 करोड़ का चेक काटेंगे, 5 करोड़ का चेक मुझे देंगे उस वक्त वो TDS डिडक्ट करेंगे. या उन्होंने एंट्री पास कर दी है, गुप्ता जी का अकाउंट वो ना क्रेडिट कर दिया है, ऑडिट फीस डेबिट टू सचिन गुप्ता अकाउंट क्रेडिट. तो कई जगह तो पेमेंट है, देखो इधर पेमेंट पे कटेगा, इधर भी पेमेंट पे ही कटेगा, पेमेंट पे पेमेंट पे पेमेंट पर. लेकिन कई जगह लिखा है पेमेंट और क्रेडिट. और बाबा आपने अपने पेई को इनकम नहीं दी, लेकिन इनकम को, आपका तो खर्चा है ना भाई मुझे इनकम देनी है, यानी कि मेरे तो खर्चा है, आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया अभी तक, तो लिखा है पेमेंट और क्रेडिट. तो कहीं कहीं जगह बोले क्रेडिट कर दिया, हाँ पेमेंट करी नहीं, TDS काटो और जमा करवाओ. और मैंने कहा तुम देते रहना तो हमें तो दो. हाँ तो कई जगह तो पेमेंट बेसिस पे TDS है, कई जगह पेमेंट और क्रेडिट है. अच्छा TDS के रेट्स पर फ्लैट परसेंटेजेस है 10 10 30. सर क्या हेल्थ और एजुकेशन सेस और सरचार्ज लगता है? हाँ TDS के रेट पे भाई हेल्थ और एजुकेशन सेस और सरचार्ज कहाँ लगता है, इफ एनी. सर 50 वो लगता है बेटा 192 में. अच्छा तो एक 192 एक ऐसा सेक्शन है जहां पर TDS के रेट्स पर आपका सरचार्ज भी लगता है, अगर 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर नौकरी की बात कर रहे हैं, और हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगता है. एक केस और है, वो है नॉन रेजिडेंट. तो लिखो लिखो भैया TDS रेट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सरचार्ज एंड HEC. TDS रेट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सरचार्ज एंड HEC. लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, TDS ऑन सैलरी, सैलरी का जो TDS है उस पे यस माय डियर फ्रेंड्स सरचार्ज अगर 50 लाख से ऊपर कमा रहा है लगेगा, हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगेगा, और TDS ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स. अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो या सैलरी की पेमेंट करते हो, चाहे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट हो, दोनों के TDS पे सरचार्ज और हेल्थ और एजुकेशन सेस, बाकी कहीं नहीं है. अच्छा अब एक और बात दिमाग में आई कि भाई हर पेयर को बोलेंगे, देखो कहीं जगह लिखा है एनी एनी एनी, देखो एनी 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 एनी, देखो देखो भैया यहां पर भी लिखा है,
देखो भैया, एनी एनी एनी, कहीं जगह क्या स्पेसिफाइड पेयर, स्पेसिफाइड पेयर, देखो ग्रे एरिया में ग्रे हाईलाइटेड स्पेसिफाइड पेयर, पुराने चार्ट में देखो, हाँ यहाँ पर भी देखो स्पेसिफाइड पेयर। तो कई ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर कौन दे रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या दे रहे वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई सेक्शंस में गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड पेयर हो तो टीडीएस काटोगे, और स्पेसिफाइड पेयर नहीं हो तो नहीं काटोगे। इसका लॉजिक बता दो। देखो टीडीएस ना काटना आसान नहीं है सर, आसान नहीं है सर। जिंदगी में आसान है क्या, ये तो बताओ। अरे बेटा तुम जिंदगी की बात छोड़ो, पहले ये देखो टीडीएस काटना आसान नहीं है। काटो, जमा करवाओ, काम बढ़ गया, प्रोसीजर काम बढ़ गया, फॉर्मेलिटीज बढ़ गई, फिर टीडीएस की रिटर्न्स होती हैं, क्वार्टरली रिटर्न्स, वो जमा करवाओ और टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करो। तो आपको एक पूरा डिपार्टमेंट, यस, या एक दो बंदे हायर करके रखने पड़ेंगे और वो अच्छा इसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है डायरेक्टली आप पे, टीडीएस तो दूसरी की कमाई से है, लेकिन जो कंप्लायंस बर्डन है वो बहुत है। यस, कंप्लायंस बर्डन बहुत है। और एक छोटा व्यापारी, स्पेसिफिकली इंडिविजुअल और एचयूएफ, स्पेसिफिकली इंडिविजुअल एचयूएफ, उस पर इतना भार पड़ता है, वो बोले मैं दुकान चलाऊं या मैं टीडीएस काटता फिरूं। तो इसलिए कहीं कहीं जहां पर गवर्नमेंट को लग रहा था टीडीएस का बर्डन ज्यादा पड़ेगा, तो वहां पर गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड पेयर हो तो टीडीएस काटना, अगर आप स्पेसिफाइड पेयर नहीं हो तो टीडीएस मत काटना। हाँ, कहीं जगह लिखा है एनी पेयर, वहां तो तुम बेटा काले हो, गोरे हो, पीले हो, नीले हो, हरे हो, आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा। तो हर टीडीएस के सेक्शन में ये देखना पड़ेगा कि आप स्पेसिफाइड पेयर हो या एनी पेयर हो। अगर उस सेक्शन में स्पेसिफाइड पेयर लिखा है तो फिर स्पेसिफाइड पेयर ही टीडीएस काटेगा। अगर आप नॉन स्पेसिफाइड पेयर हुए उस सेक्शन में, टीडीएस काटना नहीं, आराम से चद्दर लेके सो जाओ। अच्छा आइए जरा, अब ये स्पेसिफाइड पेयर की डेफिनेशन मेरे लड्डू गोपाल असेसमेंट ईयर 21-22 से चेंज हो गई, 21-22 से चेंज हो गई। इन सेक्शंस में 194A, 194C, 194H, 194I, 194J और 194IB, इन सेक्शंस में स्पेसिफाइड पेयर की डेफिनेशन बदल गई। मैं लॉजिक बता रहा हूं, एनी पेयर छोटा हो बड़ा हो सब काटेंगे, लेकिन स्पेसिफाइड पेयर में कम से कम बड़े ही जो दबदबे वाले लोग हैं वो टीडीएस। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं, आप स्पेसिफाइड पेयर में जब आओगे, अगर आपकी बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, भाई साहब तुम्हें 20-21 में टीडीएस काटना है। और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया 19-20, 19-20 में, अच्छा तो 20-21 में टीडीएस कटेगा और रामलाल का बिजनेस है। अच्छा रामलाल 194A में पेमेंट दे रहा है, 194C की पेमेंट है, 194H की पेमेंट है, 194I की है, 19। तो रामलाल ये पूछना चाह रहा है 20-21 में मैं टीडीएस काटू या ना काटू। रामलाल कौन है? इंडिविजुअल। हम बोले रामू तेरी बेटा 19-20 की बिजनेस की टर्नओवर कितनी है, 1 करोड़ से ऊपर है, या तेरी प्रोफेशन की टर्नओवर हाँ 50 लाख से ऊपर है, तो इन सेक्शंस में इस साल टीडीएस काटना पड़ेगा। और अगर इस साल रामलाल लिमिटेड दे रही है पेमेंट्स इन सेक्शंस में, तो बेटा नॉन इंडिविजुअल, नॉन एचयूएफ, ऑल केसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तो हम लघु उद्योग जो इंडिविजुअल एचयूएफ हैं उनको माफ कर रहे हैं टीडीएस की रिक्वायरमेंट इन सेक्शंस में। अगर लास्ट ईयर 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए बिजनेस की टर्नओवर या प्रोफेशन की टर्नओवर, जब भी टीडीएस काटना करंट ईयर में इन सेक्शंस में। वैसे मोटा मोटा बता दूं, जैसे 194C है कॉन्ट्रैक्टर, तो मैं सुनो मैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, मैंने ना बिजनेस में कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार बुलाया या प्लम्बिंग का ठेकेदार या बिजली का ठेकेदार बुलाया। सुनो मेरी बात, अब बेटा मैं अपना बिजनेस संभालू और गवर्नमेंट ने 197 में लिखा ठेकेदार को पेमेंट करो टीडीएस काटो। गवर्नमेंट कहते गुप्ता जी आप इंडिविजुअल हो के, हाँ या गवर्नमेंट ने खून पी लिया मेरे यार, मैं कमाई करूं, लॉकडाउन लगा हुआ है, टीडीएस काटूं। गवर्नमेंट का गुप्ता जी टेंशन क्यों ले रहे हो, 194C का टीडीएस है। मैंने कहा हाँ, क्या लास्ट से की टर्नओवर बताओ बिजनेस की। मैंने कहा 40 लाख थी यार खाली। गवर्नमेंट फिर वो बंदा कहता है गुप्ता जी आपको टीडीएस काटना ही नहीं 194C में 20-21 में। तो ये सेक्शन में टीडीएस जब कटेगा बाय द इंडिविजुअल एचयूएफ पेयर, अगर उसकी बिजनेस की टर्नओवर लास्ट ईयर 1 करोड़ से ऊपर थी या प्रोफेशन की टर्नओवर 50 लाख से ऊपर थी। अगर मैं रामलाल लिमिटेड हूं
फिर आप रोना धोना नहीं, हाँ गरीब हूं छोटा हूं, फिर क्या भाई, कंपनी हो भाई, बात खत्म। आइए सर, तो 192 सैलरी, एनी एम्प्लॉयर एनी, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर एनी एम्प्लॉयर लिखा है, यहां पर अगर एक पान वाला है, हाँ पान वाले भी करोड़ों कमा रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि उसके पास एम्प्लॉयमेंट कम होती है, मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, कोई पान वाला है, 2 या 3 एम्प्लॉइज हैं और टीडीएस काटना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि यहां पर ये नहीं लिखा इंडिविजुअल हो, लास्ट है की टर्नओवर, स्पेसिफाइड पेयर में बचोगे। और एनी एम्प्लॉय, सर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, अरे आपने मिस्टर डेविड को एम्प्लॉय रखा हुआ है कत्था चूना लगाने के लिए, एनी एम्प्लॉय वर्ड है। अच्छा कहीं जगह रेजिडेंट है, देखो प्राप्तकर्ता वाला, यहां पर एम्प्लॉय है, यहां पर एनी पर्सन है, यहां रेजिडेंट है। तो ये छोटी छोटी सटल बातें आपको याद रखनी है। हर सेक्शन में पेयर कौन होना चाहिए, पे कौन होना चाहिए। अच्छा एग्जेम्पशन में 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 3 5 से नीचे है तो फिर एम्प्लॉय टीडीएस नहीं काटेगा। किस वक्त काटना है, पेमेंट के टाइम। स्लैब रेट्स, शायद यही एक ऐसा सेक्शन है जहां पर स्लैब रेट पे टीडीएस है। हाँ, यानी कि अगर मैं 50,000 महीना कमाता हूं, 50,000 इंटू 12 सैलरी हो गई, 50,000 इंटू 6 लाख माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्लैब रेट का टीडीएस है। जहां तक टीडीएस देखना आप बच्चों, टीडीएस देखना परसेंटेज पे है, फ्लैट 10 20 30 10, या स्लैब रेट है। सैलरी वालों के तो हाथ में कुछ छोड़ते ही नहीं सरकार, जितना उनका टैक्स बनता है, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, स्लैब, सारा काट लेता है एम्प्लॉयर। तुम्हारे हाथ में कोई डिस्क्रिशन, चॉइस छोड़ता ही नहीं है एम्प्लॉयर। तो गवर्नमेंट ने क्या रखा है, बात समझ आ गई। चलिए उसके बाद आप अपने पुराने एम्प्लॉयर की डिटेल्स एम्प्लॉयर को बता दो, उसकी सैलरी पे भी टीडीएस एम्प्लॉयर काट लेगा, कटा हुआ था वो माइनस कर लेगा। आप अपनी अदर इनकम्स बता दो, एचपी की इनकम्स हैं, एफडी की इनकम्स हैं, या लॉस है एचपी का वो भी बता दो, फिर वो माइनस कर देगा। अच्छी बात है ना, 2 लाख का लॉस है एचपी का, माइनस करवा लो, ठीक है ना। अच्छा अब आइए नेक्स्ट सेक्शन, तो बस यही करना है इसमें। ये डिविडेंड ना बेटा ये इंपॉर्टेंट है, 194 194, क्यों, डिविडेंड अब टैक्सेबल हो गया, सीडीटी एबॉलिश हो गया। तो रिलायंस का डिविडेंड तुम्हें मिला, तो ये डोमेस्टिक कंपनी है रिलायंस, सुनो, रेजिडेंट शेयर होल्डर सचिन गुप्ता। अगर मुझे डिविडेंड 5,000 तक मिले, नॉन कैश तरीके से मिले, और मैं इंडिविजुअल हूं, तो रिलायंस वाले टीडीएस नहीं, बेटा मैं बोल रहा हूं टीडीएस नहीं काटेंगे, टैक्स तो देना पड़ेगा, मैं अपने आप दे दूंगा, तो टीडीएस नहीं कटेगा अगर इंडिविजुअल शेयर को नॉन कैश अप टू 5,000। और कब का कितना परसेंट, 10%। तो रिलायंस वालों से मुझे 10,000 का डिविडेंड मिला, तो कितना कट जाएगा, 1,000, मिलेगा कितना, 9,000। ये याद रखना, एग्जाम में क्रॉसिंग अप करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर एग्जाम में आया रिसीव 9,000 एज डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस, तो बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 10 दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये मान लूंगा टीडीएस कट गया होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन चीखेगा नहीं अपने आप, वो अपने आप बताएगा नहीं क्वेश्चन कि भाई टीडीएस कट गया नहीं कट गया, दिमाग अपने आप ओपन करके रखना। नेक्स्ट बेटा 192 है आरपीएफ पेमेंट, ये जो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का लमसम अमाउंट होता है ना, वो मिल रहा है। ये ईपीएफ ट्रस्टीज, ईपीएफ ट्रस्ट के पास होता है मेंटेन्ड। आप एम्प्लॉय हो, 50,000 से कम मिल रहा है तो टीडीएस नहीं, 50,000 से ज्यादा मिल रहा है, या 50,000 या 50 से ज्यादा मिल रहा है, 10% टीडीएस कट जाएगा, वो लमसम बैलेंस। लेकिन सर क्या कह रहे हो, आरपीएफ का पैसा तो एग्जाम्प्ट होता है 10-12 में, मैं ये मान रहा हूं 10-12 में एग्जाम्प्ट नहीं हुआ। सैलरी चैप्टर में पढ़ाया था, आरपीएफ का पैसा 10-12 में एग्जाम्प्ट होता है, वो 5 साल की सर्विस हो गई हो, या 5 साल से पहले इल हेल्थ, या एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया हो, ऐसी बात लिखी नहीं, तो टैक्सेबल होगा वो अमाउंट, लमसम अमाउंट, यूआरपीएफ की तरह टैक्सेबल होगा। तो 50,000 का अमाउंट बनेगा तो 10। लेकिन अगर मैं अपना पान नहीं बताऊं, पान परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बताऊं, तो एमएमआर पे कटेगा। और एमएमआर मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट रिवीजन सेशन में मेरे प्यारे बच्चों, एमएमआर बताया था 30 इंटू 1.37 इंटू 1.04, बेटा 42.744। ये एमएमआर क्या होता है, प्लीज वॉच माय फर्स्ट लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने एमएमआर बताया था 42.74। अच्छा बच्चों, ये कैजुअल इनकम, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, पेयर कौन होगा, वो लॉटरी का ऑर्गेनाइजर, गेम शो का ऑर्गेनाइजर, ये लकी आदमी, एनी पर्सन, ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों। 10,000 तक अगर लॉटरी लगती है, केबीसी में जाते हो, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति में,
आपका स्वागत है सचिन गुप्ता जी। पहला प्रश्न आपके लिए 10,000, जीत गए 10,000। मैंने कहा आई वॉन्ट टू क्विट, आई आई वॉन्ट टू क्विट, तो उस 10,000 पे टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन, यू वांट टू प्ले फर्दर, मैंने कहा यस आई वांट टू प्ले फर्दर, आई वांट टू डबल द मनी, उस केस में मैं 20,000 रुपए जीत गया। अब पूरे 20 का 30%, हाँ ये एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस कर जाए तो पूरे पे टीडीएस कटेगा। ये इनकम की एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। तो इफ आई विन एंड 20,000 एंड क्विट केबीसी, पूरा 6,000 रुपए 30% और 20,000 कटेगा। कब? पेमेंट पर। पेमेंट दे ही नहीं रहे, चक्कर का के जूते घिस गए मेरे, तो टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ मेरे हाथ में टैक्सेबल भी नहीं होगा क्योंकि ये रेसिप्ट बेसिस की इनकम होती है। नेक्स्ट, हॉर्सेस, घोड़े की रेस पे जीते एंड ये घोड़े का ऑर्गेनाइजर्स होंगे, घोड़े के ऑर्गेनाइजर मतलब घोड़े की रेस के ऑर्गेनाइजर होंगे। 10,000 तक कोई टैक्स नहीं, 10 से ऊपर पूरे पे 30%। ये जी कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार या ठेकेदार सब कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है, मैं ठेकेदार को दे रहा हूं, मैं टीडीएस काटूंगा। ठेकेदार सब कॉन्ट्रैक्टर तो दे रहा है, वो टीडीएस काटेगा। स्पेसिफाइड पेयर, आ गई बात, थैंक गॉड। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ की 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर नहीं है लास्ट ईयर, तो इस साल ठेकेदार की पेमेंट से टीडीएस नहीं काटेंगे। 30,000 पर पेमेंट की लिमिट है और 1 लाख एग्रीगेट, तो 30,000 करके 3 पेमेंट ही थी, नो टीडीएस। लेकिन 30 30 30 30 एक साल में एक 20 की पेमेंट दी, पूरे एक 20 पे कटेगा, याद रखिएगा। लेकिन एक पेमेंट दी 1 लाख की, नहीं कटेगा। दूसरी पेमेंट दी 10 की, कटेगा। क्यों भाई? अरे हाँ 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 हाँ, अगर एक पेमेंट दी 1 लाख की, कटेगा, पहले पे ही कटेगा क्योंकि 30,000 से ऊपर हो गया। 2 लिमिट है बेटा, पर पेमेंट 30 से ऊपर ना हो, साल की पेमेंट 1 से ऊपर ना हो। अगर एक पेमेंट दी है 1 लाख की, एग्रीगेट तो ज्यादा नहीं है लेकिन पर पेमेंट 30 से ऊपर हो गया, कट जाएगा 1 लाख का। कितना परसेंट कटेगा? अगर प्राप्त करता इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर केस 2%। हाँ यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्टर राजू कॉन्ट्रैक्टर एचयूएफ कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, अगर ट्रांसपोर्टर अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दे दे, यस, और उसके बाद 10 गुड्स कैरेज हैं, 10 गुड्स कैरेज हैं, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 30,000 से ऊपर भी पेमेंट दे दो, 1 लाख से ऊपर भी पेमेंट दे दो, लेकिन वो अपना परमानेंट अकाउंट नंबर बता दे और 10 गुड्स कैरेज से ऊपर नहीं है, टीडीएस नहीं कटेगा। दोस्तों, ठेकेदार घर में भी तो बुलाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, बिजली के लिए। 1 लाख की पेमेंट दो, 2 लाख की पेमेंट, टीडीएस मत काटना। क्यों? क्योंकि आप उस ठेकेदार को व्यक्तिगत पर्पस के लिए पेमेंट दे रहे हो। तो ये बिजनेस में ठेकेदार को बुला रहे हो जब है, याद रखिए। नेक्स्ट 194। अच्छा ये क्या चीज है जी, पढ़ना जरा, ये नई अमेंडमेंट आई है, जरा पढ़िएगा पढ़िएगा बेटे बच्चों, प्लीज एक बार रूबरू हो मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं। टीडीएस अंडर 192, सैलरी का टीडीएस, एम्प्लॉय बिंग एलिजिबल स्टार्टअप अंडर 80 आईएसी, 80 आईएसी में एलिजिबल स्टार्टअप की डिडक्शन मिलती है। यस, 100% प्रॉफिट्स फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स। पढ़ना उसको भी, कभी उसको ऐसा करूंगा मिसलेनियस। हाँ 2 लेक्चर्स तो हमारे मेजरली बनेंगे, कुछ टॉपिक इधर उधर के होंगे मिसलेनियस। एलिजिबल स्टार्टअप की 100% प्रॉफिट फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम टू द सेसी। अच्छा, आप एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉय हो, एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉय हो, यस, और आपको मिल रहा है इसॉप और स्वेट इक्विटी, आपको मिल रहा है इसॉप और स्वेट इक्विटी। बेटा ये परक्विजिट बनता है ना, हाँ, तो ये परक्विजिट बनता है तो एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना है। अरे यार मेरे लिए भी मुश्किल है, एम्प्लॉयर के लिए भी मुश्किल है, तो गवर्नमेंट ने कहा उसका टीडीएस डिले कर दिया। ये एक बेनिफिट दे रहे हैं, अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप 80 आईएसी में और आप अपने एम्प्लॉयज को इसॉप, अपनी कंपनी के शेयर्स अलॉट कर रहे हो या स्वेट इक्विटी दे रहे हो, उसका टीडीएस आपको जिस साल अलॉटमेंट हो रही है उस साल नहीं काटना, जिस साल अलॉट, कब काटना है देखिए, कब काटना है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट ईयर, जो अलॉटमेंट वाला साल है उससे 48 4 साल, डेट ऑफ सेल ऑफ ईसोप और स्वेट इक्विटी बाय द सेसी, या तो बेच दिए एम्प्लॉय ने, डेट ऑफ असेसी सीजिंग टू बी एन एम्प्लॉय, नौकरी छोड़ दी, विच एवर इज अर्लीस्ट, तीनों में से अर्लीस्ट डेट तक डिले हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टीडीएस रेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इसॉप और स्वेट इक्विटी इज अलॉटेड। तो अलॉटमेंट हुई है 20-21 प्रीवियस ईयर में,
तो 20-21 में टीडीएस नहीं कटेगा। 48 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया लड्डू गोपाल 21-22, और 21-22 से 4 साल, एंड ऑफ 48 months, 4 साल 31 मार्च 26, 31 मार्च 26। डेट ऑफ सेल ऑफ इसॉप, अच्छा सेल कर दी इसॉप की मान लो 15/4/25, और असेसी सीजिंग टू द एम्प्लॉय अभी हुआ ही नहीं है, तो 15/4/25 अर्लीस्ट ये आ गया ना, इस फाइनेंशियल ईयर टीडीएस कटेगा 15/4/25। टैक्स रेट्स कौन से लगेंगे 20-21 के टीडीएस के रेट। तो बेसिकली एलिजिबल स्टार्टअप्स को अगर रिसॉप और स्वेट इक्विटी अलॉट करते हैं, दे कैन डिले डिडक्टिंग द टीडीएस ऑन दिस अमाउंट, सैलरी पे नहीं। 194D बेटा इंश्योरेंस एजेंट है, रेजिडेंट इंश्योरेंस एजेंट है, 15,000 तक अगर कमीशन मिलता है टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन बेटा 15,000 से ऊपर है तो 5%, 10%। अगर एजेंट नॉन कंपनी है तो 5, एजेंट कंपनी है तो 10। ये है विदेशी खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। खिलाड़ी है, विदेशी एसोसिएशन है, एंटरटेनर है, लेडी गागा इंडिया में परफॉर्मेंस देने आई हैं। 115 बीबीए में 20% टैक्स लगता है, और ये पूरा 20% टीडीएस कट जाएगा। याद रखना इस 20% पे सरचार्ज भी लगेगा अगर एप्लीकेबल है, इफ कर देता हूं, और 4% धनिया मिर्ची भी, क्योंकि नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पूरा टैक्स कट जाता है। तो ये नॉन रेजिडेंट खिलाड़ी इंडिया में खेलने आया, नॉन रेजिडेंट एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, और कौन पैसा दे रहा है उनको, इंडिया वाले दे रहे हैं, बीसीसीआई दे रहा है, कोई अखबार दे रहा है, उसका कॉलम आता है। तो बेटा पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। 194G लॉटरी एजेंट है, ये एनी पर्सन कौन होगा, पेई एजेंट, और ये पेयर कौन होगा, लॉटरी कंपनी, लॉटरी कंपनी। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी होगी ये वाली पेयर, इंश्योरेंस कंपनी समझ लो, इंश्योरेंस कंपनी। ये रेजिडेंट कौन होगा, एजेंट। 15,000 तक 5% टीडीएस, 15,000 से ऊपर। और द कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, ये अदर देन 194D वाला कमीशन, अदर देन 194G वाला कमीशन। 3 कमीशन के सेक्शन है बेटा, गांठ बांध लो, 3 कमीशन के सेक्शन है, उससे ज्यादा चौथा भी है वैसे तो। 194D, 194G, 194H, ये नॉर्मल बिजनेस में जो एजेंट्स अपॉइंट करते हैं। यहाँ स्पेसिफाइड पेयर, तो मैं इंडिविजुअल हूँ, लास्ट ईयर 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर है, मेरा एजेंट है रेजिडेंट एजेंट, उसको मैं वॉशिंग पाउडर चमको, वॉशिंग पाउडर चमको एक बार धुलाई करें और जिंदगी भर सफाई पाएं, तो मेरा एजेंट है, वो बेच के आता है, एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय तो 192 में काटूंगा, तो यहाँ 15,000 तक कमीशन देता हूँ साल का, कोई टीडीएस नहीं। 15 से ऊपर 5, नोटिस करना सब जगह 5 ही है मोटा मोटा कमीशन में, 15 की ही एग्जेम्पशन है। उसके बाद किराया देता हूं जी मैं टेनेंट टू टेनेंट, तो ये पेयर कौन हो गया, टेनेंट, टेनेंट। और ये रेजिडेंट कौन हो गया, ओनर। तो ओनर से आपने क्या लिया है, प्लांट मशीनरी ली है, फर्नीचर फिक्सर ने, लैंड बिल्डिंग ली है, आप टेनेंट हो, किराएदार हो। अच्छा, अगर स्पेसिफाइड पेयर हो, लास्ट ईयर बिजनेस टर्नओवर, प्रोफेशनल टर्नओवर 1,80,000 तक का पूरे साल का पर एनम के फिगर्स, रेंट है टीडीएस नहीं कटेगा। 1,80,000 से ऊपर है पूरे पे कटेगा। प्लांट मशीनरी 2% का रेट है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सर पे 10% का रेट है। अच्छा बेटा ये नई बात आई है, 194 आई से लिंक्ड है, यहां पर टेनेंट स्पेसिफाइड पेयर था, अगर टेनेंट नॉन स्पेसिफाइड पेयर है और वो यहां पर टीडीएस काटेगा। यानी कि अगर आपकी बिजनेस टर्नओवर 1.5 लाख 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, पर्सनल पर्पस के लिए भी लेते हो, तो अगर हाँ, या तो आप नॉन स्पेसिफाइड पेयर हो या पर्सनल पर्पस के लिए बिल्डिंग किराए पर, अच्छा यहाँ पर लैंड बिल्डिंग है, सॉरी बेटा 1 सेकेंड, यहाँ पर बेटा लैंड बिल्डिंग है, यहाँ पर लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी था। अगर आप वही रेजिडेंट पेई हो, पेई मतलब जो ओनर है, ओनर लैंड बिल्डिंग का, 50,000 महीने तक है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, और अगर 50,000 महीने से ज्यादा है 5%। तो बेसिकली भाई किराएदार तो गया, किराएदार या तो स्पेसिफाइड पेयर है तो 194 में काटेगा प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग का क्या कहते हैं बेटा, टीडीएस। अगर नॉन स्पेसिफाइड पेयर है तो 50,000 तक, अगर 50 से ऊपर है तो टीडीएस 194 में काटेगा। चलो बच्चों, उसके बाद देखिए 194 ये मेरे लिए है, अगर प्रोफेशनल्स को पेमेंट मिलती है इंस्टीट्यूट से, टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट मिलती है मुझे, या मुझे रॉयल्टी मिलती है, या मैं डायरेक्टर हूं, 4 पेमेंट्स इधर है बेटा, देखना जरा, प्रोफेशनल पेमेंट्स, टेक्निकल पेमेंट्स, मुझे रॉयल्टी मिलती है, आईपीआर दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट किसी को दिया, या नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर, अगर मैं एम्प्लॉय डायरेक्टर हूं मुझे पेमेंट मिलती है 192,
तो ये पेयर कौन है? स्पेसिफाइड पेयर। अगर देने वाला स्पेसिफाइड पेयर नहीं है तो टीडीएस नहीं काटेगा, मुझे पूरी पेमेंट मिलेगी, मैं खुद टैक्स दूंगा। ये रेजिडेंट प्रोफेशनल हो गया। रेजिडेंट प्रोफेशनल मैं हूं, है ना। रेजिडेंट टेक्निकल कंसल्टेंट 30,000 तक कोई टीडीएस नहीं है। अगर 30,000 से ज्यादा है, देखिए फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज को पेमेंट दे रहे हैं स्पेसिफाइड पेयर। सुनो सुनो, कॉल सेंटर को पेमेंट दे रहे हो, या रॉयल्टी फॉर सिनेमा फिल्म्स, सिनेमा फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, तो 2% टीडीएस है, अदरवाइज 10% है। तो प्रोफेशनल पेमेंट्स के लिए 10% है, प्रोफेशनल पेमेंट्स के लिए 10% है, प्रोफेशनल पेमेंट्स के लिए 10% है। और रॉयल्टी अदर देन सिनेमा के लिए, अदर देन सिनेमा के लिए भी 10% टीडीएस, 2% और 10%। और अगर आप व्यक्तिगत पर्पस के लिए पेमेंट दे रहे हो 194J में, अरे डॉक्टर को हायर किया, आई माँ दर्द हो रहा है और डॉक्टर को 40,000 रुपए दिए, तो वो पर्सनल पर्पस के लिए दे रहे हो ना गाइस, उस पर टीडीएस नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा, ये नई बात आ गई। यस, 194 के म्यूचुअल फंड्स की इनकम, याद करो आईओएस में पढ़ाया था, म्यूचुअल फंड्स की इनकम टैक्सेबल होने लग गई है, म्यूचुअल फंड्स की इनकम टैक्सेबल होने लग गई है। कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहा, ये इनकम कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहा, वो जो आपको रेकरिंग इनकम इन्वेस्टमेंट पे मिलती है, डिविडेंड इंटरेस्ट मिलता है, उसमें म्यूचुअल फंड वाले टीडीएस काट लेंगे। अगर प्राप्तकर्ता रेजिडेंट है, 5,000 से ऊपर का अमाउंट है, 10% पे, 5 तक नहीं काटेंगे। अच्छा, अगर ये लो जी कंपनसेशन मिलता है सरकार से, जबरन सरकार ने लैंड और बिल्डिंग एक्वायर कर ली है। सर अगर जबरन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर कर ली है, बेटा मेरे प्यारे, एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया की है, वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं होती। और एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया की है, वो 1037 में एग्जेम्प्ट होती है। अगर सरकार ने आपकी एक्विजिशन कर लिया लैंड बिल्डिंग की, 45(5) में कंपनसेशन आता है, 45(5) में कंपनसेशन आता है। लेकिन अगर सरकार ने एक्वायर करिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड, सर जी रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट होती नहीं, और सरकार ने अर्बन एरिया की कर ली, वो 1037 में एग्जेम्प्ट होती है, इसलिए एग्रीकल्चर लैंड की बात छोड़ दो। तो एनी पेयर बेटा ये गवर्नमेंट ही होगा, ये एनी पेयर गवर्नमेंट होगा। रेजिडेंट कौन होगा? ओनर। 2.5 लाख तक का मुआवजा है, 2.5 लाख तक का मुआवजा है, कोई टीडीएस नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर है बेटा 10% पेमेंट क्रेडिट, देख लेना। तो 2.5 लाख तक के मुआवजे पे कोई टीडीएस सरकार नहीं काटती। अच्छा ये क्या है बेटा, इस सेक्शन ने हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी की कमर तोड़ी है। इस सेक्शन एक लौता ऐसा सेक्शन है दोस्तों जिसने प्रॉपर्टी मार्केट को तबाह कर दिया। आज से 5, 6, 7, 8 साल पहले तक प्रॉपर्टी में इतनी आग लगा करती थी, प्रॉपर्टी इतनी खरीद फरोख्त होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी। कहां देखना आपने 200-200 गज के मकान, दिल्ली की बात करें एक पॉश कॉलोनी में 10-10 करोड़ 12-12 करोड़ तक पहुंच गए थे। लेकिन जो फ्रॉथ, जो बबल प्रॉपर्टी का था, ये 194 आईए ने तोड़ा। इसने क्या कह दिया, अगर तुम खरीदार हो प्रॉपर्टी के, 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी, 50 लाख से कम हो तो कोई टेंशन नहीं है, अगर 50 लाख में तो एक फ्लैट नहीं आता आजकल, तो 50 लाख या 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदते हो, ये पेयर है, ये बायर हो गया ना, बायर, पेयर का मतलब बायर, और ये पे ही है जो प्राप्त करता है, ये सेलर है। तो सेलर की पेमेंट में से 1% काट लेना। तो 1 करोड़ की मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूं, तो मैं 1 करोड़ रुपए काट लूंगा, उसको 99 लाख दूंगा, और 1 लाख रुपए, 1 करोड़ पे 1%, 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा करवाऊं। अब क्या हुआ, सेलर का कच्चा चिट्ठा सरकार के पास पहुंच गया, मेरा कच्चा चिट्ठा भी पहुंच गया, सरकार दोनों की खाल उधेड़ेगी। अब बायर से बोलेगी भाई तेरे पास पैसे कहां से आए खरीदने के, और सेलर को बोलेगी भाई तू कैपिटल गेन दे। अब लोगों ने कहा टीडीएस कटता है, छोड़ो यार डील ही ना करो, वो डीलें खत्म हो गई इसकी, क्योंकि 50 लाख से ऊपर टीडीएस कटेगा। अब तुम्हें डर, ये पहले क्या होता था, मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी, चोरी छुपे शादी कर लो, भाग जाओ, किसी को पता ही ना चले। लेकिन अब कह दिया कि भाई अगर दिल्ली में अमर लॉ आ जाए कि भाई जो भी शादी होगी रजिस्टर्ड होगी, और अगर रजिस्टर नहीं करवाई तो वो शादी को वैध नहीं मानेंगे। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है हमारे देश में अभी, दिल्ली में या और किसी स्टेट में, इतना लॉ मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे भी, मेरी शादी मैंने भी करी है, खुश तो मैं भी हूं। तो लेकिन दोस्तों मुझे ये पता नहीं कि लॉ है ऐसा कि रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है, लेकिन अगर कल लॉ कर दे कंपल्सरी है, नहीं तो आपकी शादी नल एंड वॉइड। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कह दिया भाई प्रॉपर्टी पे डील करना है
टीडीएस काटना है। अच्छा, आप ना काटोगे, किसी के पापा जी को भी कैसे पता चलेगा? अरे पता चल जाएगा। रजिस्ट्री करवाने जाओगे ना, जो खरीदार, वो रजिस्ट्रार रजिस्ट्री नहीं करेगा। खरीदार को बोला जाएगा भाई तुमने टीडीएस काटा क्या, भूल गए क्या, पहले काटो फिर रजिस्ट्री करवाना, नहीं तो वो रजिस्ट्री नहीं करेगा। तो अब लोगों ने रजिस्ट्री करवाना ही खत्म। एक तो इसने तोड़ा, कमर तोड़ी प्रॉपर्टी की, दूसरी सर्कल रेट्स इतने बढ़ा दिए, इतने बढ़ा दिए, तो स्टैंप ड्यूटी इतनी कौन देगा यार? प्रॉपर्टी का सेलिंग प्राइस 70 लाख, स्टैंप ड्यूटी 2 करोड़ पे लगेगी, जब भी सर्कल रेट दिल्ली में घटाए गए। इस सेक्शन ने तो कमर तोड़ी थी। ये आते ही जो नंबर 2 का पैसा था इधर लेना, क्योंकि अब क्या होता है, बहुत बिजनेसमैन हैं, बहुत प्रोफेशनल्स हैं, बहुत लोगों में नंबर 2 का पैसा होता है, वो नहीं चाहते हैं कि टीडीएस कटे। टीडीएस कटने से पता लग जाता है कि भाई तूने ये प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन दे। पहले गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था, सीधी सी बिल्ली के गले में घंटी बन गई, सीधी सी बात। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है बेटा कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स। ये हमने कैपिटल गेन में किया था 194 आईसी में। वो आपने अपने लैंड दे दी है, क्या कहते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर को, वो डेवलप करेगा, फ्लैट्स बनाएगा और आपको पैसा देगा। तो ये जो पेयर है ना बेटा, ये है बिल्डर, ये जो पेयर है ये बिल्डर, और ये जो पेई है ना ये ओनर है, जिसको फ्लैट्स बनके तैयार हो रहे हैं। तो जो भी उसको मॉनेटरी पेमेंट करेगा, जो भी मॉनेटरी पेमेंट करेगा बिल्डर, यस, वो 10% टीडीएस काट लेगा ओनर की पेमेंट पे से। ठीक है। अच्छा, 194M और आ गया, लो जी, मतलब सरकार बिल्ली के गले, छोटी से छोटी बिल्ली भी हो ना, उसके गले में भी घंटी बांधने को तैयार हो रही है। अब क्या कह रहे हैं जी, 194C कॉन्ट्रैक्टर, 194H ब्रोकरेज कमीशन, 194J प्रोफेशनल टेक्निकल पेमेंट्स। इन तीनों में सुनो स्पेसिफाइड पेयर था, देखना जरा, स्पेसिफाइड पेयर था 194C जे, है ना, देखो जरा, और 194। अच्छा, आई का नॉन स्पेसिफाइड पेयर तो इधर आई गया, है ना, तो 194J, 194, हाँ जी बेटा, C, और 194H, ये नॉन स्पेसिफाइड वाले बंदों को इधर डाल दिया। नॉन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल HUF, वो टीडीएस इधर काटेंगे। अगर वो 50 लाख से ऊपर का, 50 तक देते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो आप सुनिए बात, कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन ब्रोकरेज और प्रोफेशनल टेक्निकल पेमेंट्स एक साल में 50 लाख से ज्यादा देते हो एक बंदे को, चाहे तुम नॉन स्पेसिफाइड पेयर हो, तुम्हें टीडीएस 5% पे काटना पड़ेगा। क्योंकि लोग क्या करते थे, मैं तो नॉन स्पेसिफाइड पेयर हूं जी, तो भाई गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था तुम किस किस को पेमेंट दे रहे हो। तो अब गवर्नमेंट ने कह दिया तुम नॉन स्पेसिफाइड पेयर हो, यानी कि लास्ट ईयर 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर नहीं है, टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर 50 लाख से ऊपर, तीनों को मिलाकर एक साल में एक बंदे को पेमेंट देते हो, हाँ, याद रखिए। अच्छा, इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी, अच्छा लोग बड़े चालाक निकले, ये 50 लाख का जो प्रॉपर्टी था ना मिनिमम, लोग पता क्या करने लगे, मकान 30 लाख का, लिफ्ट फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी 40 लाख की, 70 लाख का मकान है जी, जी मकान तो 30 का है, फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने कहा भाई सुन, मकान का प्राइस प्लस फैसिलिटी मिलाकर 50 लाख देखेंगे, तो ये लिफ्ट फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी, पार्किंग फीस सब मिलाकर 50 लाख। ये मत सोचना खाली मकान मकान 50 लाख, तो फिर गवर्नमेंट छोड़ती तो नहीं है भैया, गवर्नमेंट को पता है। ये बेटा कैश विड्रॉल पे टीडीएस आ गया है कि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कैश विड्रॉल हो, और कैश विड्रॉल होगा तो टीडीएस कटेगा, टीडीएस कटेगा तो सरकार के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, सरकार आपसे पूछेगी भाई काट के कहां लेके गए पैसे को, सीधी सी बात है। तो ये कैश विड्रॉल पे टीडीएस आ गया। सो अगर आप बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक से, एनी बैंक से, पोस्ट ऑफिस है, 1 करोड़ से ज्यादा एक साल में एक पर्सन को देते हो, एक या एक से ज्यादा अकाउंट्स, उसके पास 10 अकाउंट है एक बैंक में अलग अलग टाइप के, डजेंट मैटर, तो 1 पेयर 1 पेई 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 पेयर 1 पेई 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, 1 पेयर 1 पेई 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा देते हो तो उस 1 करोड़ का एक्सेस अमाउंट पे 2% टीडीएस है। तो अगर 1.5 करोड़ देते हो तो 50 लाख का 2% टीडीएस। अब इससे क्या होगा, एक तो या तो कैश विड्रॉल ना करो, बात ही खत्म हो गई, ऑनलाइन पेमेंट्स करो। कैश विड्रॉल कर रहे हो तो सोर्स क्लियर होना चाहिए, पैसे का क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले, वो पूछेगी कहां करो, क्या करोगे इसका बताओ, तो दो। लेकिन अगर 3 साल की लास्ट की रिटर्न्स फाइल नहीं करी, नई अमेंडमेंट आ गई, तो आपकी कैश विड्रॉल की लिमिट कितनी कर दी, 20 लाख।
अब 20 लाख से ऊपर आपको काटना पड़ेगा 2%, 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से ऊपर 5%, तो वो तो पहले ही था, यहां 2 था, आपका 5 कर दिया। तो 1 करोड़ से ऊपर 2%, तो ये रिटर्न नॉन फाइलर्स जो डिफॉल्टर्स हैं, ऊपर से कैश विड्रॉ कर रहे हो, ओए डिफॉल्टर कैश विड्रॉ मत करियो। कितना कर दिया? 2%, 20 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से ऊपर 5%। ये नई अमेंडमेंट है, जिसने लास्ट के 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं करी उनके लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस और कर दी है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है रिटर्न फाइल करो, एक दूसरा कैश विड्रॉ ना करो, नहीं तो फंसोगे। अच्छा, ये ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट, हाँ फ्लिपकार्ट, अमेजन, अमेजन ई कॉमर्स, हाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से। क्या होता था, दुकान पे माल बेच रहे हो तो कम से कम इंस्पेक्टर आके चेक तो कर लेगा, अच्छा इतना स्टॉक पड़ा है, भाई बचोगे तो नहीं। ई कॉमर्स में एनोनिमस बहुत है। ई एनोनिमस का मतलब आपने बेचा और निकल के भाग लिए, किसी को भी नहीं पता कितना माल बेचा। तो अब कह दिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू तुम माल बेच रहे हो ना, अच्छा जीएसटी में तो ऑलरेडी है, टीसी वो आपका टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, वहां पर तो है ये जीएसटी में, लेकिन इनकम टैक्स में अब टीडीएस कट जाता है। क्या, अगर आप अपने गुड्स और सर्विसेज अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचते हो तो वो कुछ परसेंटेज रोक लेंगे। फंस गए दोस्तों, अब बिल्ली के गले में आपकी भी घंटी बज गई, बंद गई। अब वो टन 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 गवर्नमेंट के पास पहुंच गई, अब आपको बताना पड़ेगा कितने का माल बेचा कितना नहीं। अगर चुप होके बैठ गए, गवर्नमेंट बोली गुप्ता जी 1 करोड़ का माल बेचा है फ्लिपकार्ट पे, क्यों नहीं दिखा रहे रिटर्न में, फंस गए। और इनकम टैक्स की रिटर्न फिर जीएसटी के साथ भी क्रॉस वेरीफाई हो जाएगी। मतलब अब तो सीधी सी बात ये है भाई, चोरी करना पाप है, घड़ी के नीचे सांप, चोरी नहीं करनी, सही काम करो, ऐसा काम ना करो, घर में हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, चोरी ना करो, फंसोगे, ठीक है ना। तो वेयर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ ई कॉमर्स पार्टी, अच्छा ये पार्टिसिपेंट जो है ना रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। इज फैसिलिटेटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑफ फ्लिपकार्ट, अमेजन एक्सेट्रा, थ्रू इज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ये ऑनलाइन है, फिजिकल नहीं। ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट अर्लियर अकाउंट, जब मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, डिडक्ट 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, हाँ 1% टीडीएस कट जाएगा, 1% बेटा। अच्छा, अगर लेकिन बेटा देखो, लघु उद्योग वाले छोटे बिजनेसमैन उनको प्रोटेक्ट कर दिया। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, क्रॉस अमाउंट अप टू 5 लाख है एक साल में, तो आप अपना पैन नंबर और आधार नंबर दे दो ई कॉमर्स ऑपरेटर को, वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। तो लघु सेलर्स, 5 लाख क्या होता है यार, 5 लाख तो कोई लिमिट नहीं होती, बिल्कुल ही छोटे व्यापारियों को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है, यानी कि 5 लाख से ऊपर वाले तो गए। अच्छा, और अगर टीडीएस यहां कट गया है या नहीं कटा है 2 के अंदर, और किसी सेक्शन में नहीं फंसोगे फिर ऑब्वियसली, ठीक है। और बस, अच्छा ये टीडीएस की काम ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर होस्टिंग एडवर्टीजमेंट्स के लिए पेमेंट देता है, फॉर होस्टिंग एडवर्टीजमेंट्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट्स मिलती है एडवर्टीजमेंट्स के लिए, उस पर टीडीएस नहीं काटना, या कोई और सर्विसेज दे रहा है जो ई कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, जो ऊपर मेंशन नहीं है सबसेक्शन 1। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के पेमेंट जो होती है उसमें 1% ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस काटेगा, 1%। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ सेलर है उस केस में 5 लाख तक टीडीएस नहीं है, अपना पैन आधार नंबर दे दे। और अगर यहां पर टीडीएस कट गया है तो और किसी सेक्शन में टीडीएस नहीं कटता, या यहां पर नहीं कटा क्योंकि 5 लाख तक है, तो ये नहीं कि जबरदस्ती और किसी सेक्शन में डाल दें। और ये क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन विल नॉट अप्लाई to aggregate of amount received or receivable by e-commerce operator for hosting advertisement, for hosting यानी कि पैसा वो रिसीव कर रहे हैं तो उन्हें किसी का एडवर्टीजमेंट, हाँ अमाउंट रिसीव बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर होस्टिंग एडवर्टीजमेंट, उनको पैसा मिलता है एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए, उसमें नहीं है। या एनी अदर सर्विसेज विच आर नॉट इन कनेक्शन विद सेल और सर्विसेज, इसके अलावा कोई और सेल और सर्विसेज हो उस पर टीडीएस कट जाएगा। अच्छा दोस्तों, परमानेंट अकाउंट नंबर, यस अपना बताना पड़ेगा पेयर को। अगर आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बताते, जो आपका टीडीएस का रेट है, सुनो मेरी बात, जो टीडीएस का रेट है और 20% रेट विच एवर इज हाई, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का है, कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट पे 1% 2% है,
कॉन्ट्रैक्टर अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बताता मुझे, तो मैं 20% टीडीएस काटूँ, 20% टीडीएस काटूँ। तो नॉर्मल टीडीएस, और ये पनिशमेंट एक तरीके से बच्चों, ये पनिशमेंट एक तरीके से पनिशमेंट। अच्छा यहां पर क्या लिखा है, अगर 194 IO में 5% हो जाएगा, 194 ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स में है ना, कितना परसेंट बोला, 1%। ई कॉमर्स में क्या टीडीएस का रेट है, 1%। अगर अपना पैन नंबर नहीं बताते हो फ्लिपकार्ट अमेजन वालों को, तो 5% में टीडीएस कर, 5% में टीडीएस कर, बाकी जगह टीडीएस रेट और 20, लेकिन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना पैन नंबर नहीं बताता, 5%। अब देखो, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो, बट लास्ट ईयर की बात करें 2021 की, इस साल के टीडीएस के रेट्स आपको याद नहीं रखने। गवर्नमेंट ने ये जो टीडीएस के रेट्स मैंने अभी बताए वो ये थे, 1 अप्रैल से 13/5, 14/5 से 31 मार्च पेमेंट्स हुई हैं, क्रेडिट हुआ है, रेट्स घटा दिए गए हैं। देखिए जरा 10 का 7.5, ये सारे टीडीएस का टेबल का चार्ट है। अगर जो भी मैंने बताया वो ये था नॉर्मल रेट्स, नॉर्मल रेट्स 1 अप्रैल से 13/5, लेकिन टीडीएस के रेट 14/5 से 31 मार्च रिड्यूस्ड हैं। प्लीज गो थ्रू दिस टेबल, दिस विल हेल्प यू टू नो व्हाट आर द रिड्यूस रेट्स फॉर दिस पीरियड। ठीक है, जैसे ई कॉमर्स में मैंने कहा 1%, लेकिन 1 अक्टूबर से ये सेक्शन लागू हुआ है ई कॉमर्स का। वैसे तो ओरिजिनली 1% कहा था, 1%, लेकिन ये लागू हुआ सेक्शन 1 अक्टूबर से 0.75% टीडीएस। हाँ, अगर आप पैन नहीं बताते अपना 5%। तो ये सेक्शन ही 194O वाला 1 अक्टूबर से लागू हुआ है, 1 अक्टूबर से। और 0.7 ओरिजिनल सेक्शन में 1% लिखा है, लेकिन क्योंकि कोविड की सिचुएशन में रिलीफ देना था, तो कुछ पैसा थोड़ा सा जेब में आपके ज्यादा आ जाए, तो हमने टीडीएस के लिए रिड्यूस कर। सो द गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टन टन टन, एंड हियर वी आर, पार्ट 5 एंड सेशन नंबर 7 फिनिश्ड। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वीक सेशन नंबर 8 होगा, जिसमें टैक्सेशन ऑफ कंपनी बता दूं, टैक्सेशन ऑफ अदर पर्सन, टैक्सेशन ऑफ अदर पर्सन और असेसमेंट एंड रिटर्न्स, ये तीनों करने वाला हूं, असेसमेंट एंड रिटर्न्स। यस, सेशन नंबर 8। सेशन नंबर 9 लास्ट सेशन होगा, जिसमें हम सेशन नंबर 9 में टीसीएस एंड एग्जेम्प्ट इनकम्स और मिसलेनियस इश्यूज जो भी कुछ रह गए होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो 2 और सेशन में, yes guys, we are going to brush up the entire direct tax syllabus. So on this happy note and on this cheerful note, I like to close the session. If you have any queries, doubts whatsoever, you can put in the chat box.